गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना रिवीजन लेक्चर नंबर 3 फॉर सीए इंटर सीएमए इंटर एग्जाम्स के लिए मई 26, जून 26, दिसंबर 26, सितंबर 26 और जैन 27 वाले बच्चों के लिए। तो चलो सर, अपना टॉपिक कौन सा है? सर अपना टॉपिक है सैलरी। सर अपना टॉपिक है सैलरी। तो सैलरी हेड में अपना इनकम कब टैक्सेबल होता है? सर सैलरी हेड में अपना इनकम तब टैक्सेबल होता है जब अपना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है। मतलब अपन कहीं जॉब कर रहे हैं, अपन को वहां से सैलरी मिल रहा है, तभी अपना इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। सेकंड बात, सर यहाँ पे एक टर्म आता है वेवियर्स ऑफ सैलरी, एक टर्म आता है सर आपका सरेंडर ऑफ सैलरी। सर वेवियर ऑफ सैलरी का मतलब होता है अपने एम्प्लॉयर के पास अपने पैसा छोड़ दिया है, अपने एम्प्लॉयर के पास अपने पैसा छोड़ दिया है। अगर अपना पैसा आप एम्प्लॉयर के पास छोड़ देते हैं तो अपने हाथ में एक्रू तो हो चुका है, अपने हाथ में अपने कमा तो लिया ही है, अपने लिया नहीं है उससे, पर वो अपने हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर अपन गवर्नमेंट को अपना सैलरी सरेंडर कर देते हैं तो वो अपने हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, गवर्नमेंट उसको एग्जेम्पशन देती है। सिंपल सी बात है ना। अपने अपने गवर्नमेंट क्या बोलती है, हमको इस सैलरी पे हमको टैक्स चाहिए। आपने पूरा सैलरी गवर्नमेंट को दे दिया तो गवर्नमेंट आपसे क्यों टैक्स मांगेगी भाई? उनको पूरा सैलरी मिल गया ना। अब सर कुछ केस ऐसे हैं जहां पे आपका सैलरी एग्जेम्प्ट रहता है। कौन कौन से केस हैं? अब मेरी बात समझना। अपन है इंडियन, अपनी है इंडियन गवर्नमेंट। फॉरेन में इंडियन गवर्नमेंट की एम्बेसीज होती है जो वहां के लोगों को वीजा बांटती है इंडिया का। वहां पे जो बंदे काम करते हैं उनको सैलरी देती है इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो वैसी की वैसी एम्बेसीज फॉरेन वाली कंट्रीज की इंडिया में होती है। वो इंडिया के बंदों को वीजा बांटते हैं और वहां जो बंदा यहाँ काम करता है फॉरेन एम्बेसीज में जो इंडिया में अवेलेबल है उनको सैलरी देती है फॉरेन गवर्नमेंट। तो उनकी सैलरी पे इंडियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी। वहां पे एक ही कंडीशन रखा है, जो हमारे बंदे हमारे एम्बेसीज में, जो आपकी कंट्री में एम्बेसीज है, वहां जो बंदा काम कर रहा है उसको जो हम सैलरी दे रहे हैं उस पर आप टैक्स नहीं लोगे। मतलब गवर्नमेंट क्या बोल रही है, हमने उन बंदों को सैलरी दिया, आप उस पर टैक्स नहीं लोगे। आपने जो अपने बंदों को सैलरी दिया उस पर हम टैक्स नहीं लेंगे। तो अपना ये समझ दो एक तरीके से एग्रीमेंट है उनके साथ, ठीक है। समझ गए? पहला पॉइंट क्या लिखा है देखो, पहला पॉइंट लिखा है ऑफिशियल्स ऑफ एम्बेसीज ऑफ फॉरेन स्टेट रेमुनरेशन ऑफ आर ऑफिशियल ऑफ एम्बेसीज इन सच फॉरेन कंट्री इज एग्जेम्प्ट। अगर वो अपना पैसा छोड़ते हैं, अपने बंदों से टैक्स नहीं लेते, तो हम उनके बंदों से भी टैक्स नहीं लेंगे यहाँ पे। एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन एंटरप्राइज सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, कोई फॉरेन की एंटरप्राइज का बंदा इंडिया में आके सर्विस देता है तो उसको जो सैलरी मिलती है, जो जितने दिन वो इंडिया में रहेगा उतने दिन जो उसको सैलरी मिलती है वो उसके इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। उसके लिए दो कंडीशन दे रखा है। पहले कंडीशन तो जो फॉरेन एंटरप्राइजेज है, जो फॉरेन का धंधा है, उसका इंडिया में कोई भी बिजनेस कनेक्शन नहीं है, कोई भी उसका बिजनेस स्टैब्लिशमेंट नहीं है। और दूसरा, जो बंदा सर्विस देता है इंडिया में वो 90 दिन से ज्यादा इंडिया में नहीं रहता है, ठीक है। अगला, कोई नॉन सिटीजन है और नॉन रेजिडेंट बंदा है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए आता है इंडिया में एज फॉरेन शिप पे, फॉरेन की जहाज आती है उसके ऊपर वो एज ए क्रू मेंबर है और वो इंडिया में आ जाता है और वो इंडिया में रहता है। वो पता जितने दिन इंडिया में रहेगा तब भी उसको सैलरी मिलेगा फॉरेन से। तो वो जो सैलरी मिलेगा वो भी उसका इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। उसके लिए क्या कंडीशन दे रखा है, वो 90 दिन से ज्यादा इंडिया में नहीं रहना चाहिए। मतलब या तो जहाज 90 दिन में चला जाए या फिर वो बंदा चला जाए, किसी न किसी को 90 दिन से पहले चला जाना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी सैलरी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। अगला क्या तरीका सर, कोई फॉरेन गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है वो इंडिया में आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, तो उनको ट्रेनिंग पीरियड में जो सैलरी मिलेगा उस पर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी। उसके लिए कंडीशन क्या दे रखा है कि सर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए, ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। देखो क्या लिखा, ट्रेनिंग कंडक्टेड गवर्नमेंट और एनी कंपनी कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, ओनली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। समझ गए? चलो सर, सैलरी कब टैक्सेबल होता है अपने हाथ में? सैलरी कब टैक्सेबल होता है? सैलरी टैक्सेबल होता है एट द टाइम ऑफ ड्यू, जब आपका सैलरी ड्यू हो जाता है और जब आपको मिल जाता है रिसिप्ट के टाइम पे। विच एवर जो अर्लियर होगा ना उस टाइम आपका सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपका मार्च का सैलरी 31 मार्च को ड्यू होता है, आपको सैलरी मिल गया 25 मार्च को ही, तो आपका ड्यू कब हुआ सर? 31 मार्च, और आपको मिल गया 25 मार्च, तो आपका 25 मार्च को ही आपका इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। सर आपका सैलरी ड्यू हुआ सर 31 मार्च को और आपको सैलरी मिला 7 अप्रैल को, तो आपका टैक्सेबल कब होगा सैलरी? आपका सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा 31 मार्च को ही। मतलब जिस दिन ड्यू हुआ उस दिन रिसिप्ट हुआ, विच एवर इज अर्लियर, आपका सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। चलो सर, दो टर्म आते हैं, एक आता है एडवांस सैलरी, एक आता है एडवांस अगेंस्ट सैलरी और एडवांस ओनली। तो सर एडवांस सैलरी का मतलब होता है आपकी आगे आने वाली सैलरी को एडवांस में ही दे दिया है, तो वो तो आपका रिसीव्ड बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगा, वो तो आपका रिसीव्ड बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगा। बट एडवांस वर्ड दे रखा है, ओनली एडवांस वर्ड दे रखा है क्वेश्चन में, या फिर एडवांस अगेंस्ट सैलरी दे रखा है, बीच में क्या आ गया? अगेंस्ट वर्ड आ गया है। ओनली एडवांस वर्ड या एडवांस अगेंस्ट सैलरी, यानी अगेंस्ट बीच में आया है, तो ये दोनों ही है ना आपका एडवांस सैलरी नहीं है।
ये आपका एडवांस सैलरी नहीं है, ये आपका लोन है, ये आपका सैलरी के रूप में टैक्सेबल नहीं होंगे। चलिए, एरियर्स ऑफ सैलरी पता है क्या होता है? सर बता दीजिए ना क्या होता है। एरियर्स ऑफ सैलरी का मतलब होता है आपको पिछला रेट्रोस्पेक्टिव डेट से आपका सैलरी एकदम से बढ़ा दिया कंपनी ने, या फिर आपको वो वाला सैलरी मिला जो आपको पहले पता ही नहीं था कि सब मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपके हाथ में टैक्सेबल पहले हुआ नहीं है। पहले आपके ना तो ड्यू डेट पे टैक्सेबल हुआ है, ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल है, ना आपका रिसीव्ड बेसिस पे टैक्सेबल हुआ है, तो ये आपका एरियर्स ऑफ सैलरी माना जाएगा। ये जब आपको मिलता है ना आपके हाथ में, तब आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाता है। अब मेरी बात समझना, आप एक कंपनी में जॉब करते हो और आपका और मैनेजर का डिस्प्यूट चल रहा है कि मेरा सैलरी 5,000 रुपये से बढ़ना चाहिए, और ये डिस्प्यूट 2 साल से चल रहा है। 2 साल के बाद आपको पता नहीं था मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, 2 साल के बाद आपके मैनेजर ने बोला चलो मैं आपकी सैलरी 5,000 से बढ़ा देता हूं, और रेट्रोस्पेक्टिव डेट यानी कि पिछले 2 साल से लगातार बढ़ाता हूं, मतलब 24 महीने पहले से आपकी सैलरी बढ़ चुकी है, यानी कि अभी आपको पैसा जो मिलेगा कितना मिलेगा सर? हर महीने का 5-5 हजार रुपए ज्यादा 24 महीने का, यानी कि 1,20,000 रुपए आपको मिलने वाला है। तो ये आपको पहले पता नहीं था मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपके हाथ में पहले टैक्सेबल नहीं हुआ था, बट आपको जो मिल गया ना, तो रिसीव्ड बेसिस पे आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा एज ए एरियर्स ऑफ सैलरी, एज ए एरियर्स ऑफ सैलरी। समझा मेरी बात को? समझा सर। सर सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करते हैं? सैलरी इंक्लूड्स मॉनेटरी पेमेंट्स और नॉन मॉनेटरी पेमेंट्स, मतलब सर आपको जो पैसा मिला वो भी आपके हाथ में टैक्सेबल है एज ए सैलरी। सेकंड, आपको कोई फैसिलिटी मिल गया, मेडिकल फैसिलिटी मिल गया, कार फैसिलिटी मिल गया, हाउस फैसिलिटी मिल गया, और फैसिलिटी का जो मार्केट वैल्यू है जो भी अपने लॉ में दे रखा है वो वैल्यू लेके आपके हाथ में टैक्सेबल कर दिया जाएगा, वो भी आपके हाथ में सैलरी मान लिया जाएगा। अब सर सैलरी आप कैसे निकालने वाले हो? सैलरी आप कैसे निकालने वाले हो? तो देखो, सैलरी में आप पहले ले लोगे बेसिक सैलरी जो आपको मिलता है, फिर आप ले लोगे फीस कमीशन, फिर बोनस जो आपको मिलता है, अलाउंस जो आपको मिलता है, परक्विजिट जो आपको मिलता है, लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है, ग्रेच्युटी मिलता है, पेंशन मिलता है, लीव एनकेशमेंट मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन मिलता है, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन मिलता है, या फिर सुपर एनिमेशन फंड मिलता है। इन सबको आप ऐड कर लोगे। सिर्फ इतने सारे नाम लिए, हमको तो याद भी नहीं हो रहा कुछ भी, आपको याद करने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है। चलो इन सब के बारे में भी अपन पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान रखना सर इनमें क्या होता है ना, कुछ कुछ लिमिट्स दे रखी है कि अगर इतना हुआ तो आपका एग्जाम्प्ट है, इतना हुआ तो आपका टैक्सेबल है, तो वो अपन लिमिट्स पढ़ने वाले हैं। पर ध्यान रखना, बेसिक सैलरी, फीस और कमीशन में कोई भी लिमिट नहीं होता, ये आपका फुल्ली टैक्सेबल है, ये आपका फुल्ली टैक्सेबल है। और बोनस की बात करें तो बोनस भी आपका फुल्ली टैक्सेबल है, बोनस भी आपका फुल्ली टैक्सेबल है, बट बोनस आपका तभी टैक्सेबल होगा जब आपको मिल जाता है, मतलब वो आपका ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होता, जब आपको मिल जाता है ना, आपके हाथ में बोनस आ गया, तभी बोनस आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, अदरवाइज आपको बोनस हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। चलिए अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सर अलाउंसेस, अलाउंसेस को अपन पढ़ने वाले हैं। तो सर अलाउंस क्या होता है? अलाउंस मतलब कंपनी आपको एक फिक्स पैसा देती है एक पर्टिकुलर काम के लिए, जैसे अगर आप घर से ऑफिस आते हो तो उसके लिए कंपनी ने एक फिक्स पैसा बांध दिया कि भाई दिन का 50 रुपये या फिर महीने का 5,000 रुपये हम आपको देने वाले हैं, इसको बोलते हैं अलाउंस, मतलब फिक्स। अब ज़्यादा आपका खर्चा हो कम आपका खर्चा हो उसको कंपनी को कोई मतलब नहीं है, कंपनी आपको फिक्स पे करेगी। अगर आप घर से ऑफिस आते हो या ऑफिस से घर जाते हो तो आपका खर्चा फॉर एग्जांपल 3,000 रुपये होता है, पर कंपनी ने फिक्स किया हम आपको 5,000 रुपये देंगे, तो कंपनी आपको 5,000 ही देगी। तो आपका खर्चा ज़्यादा हो कम हो कंपनी को कोई मतलब नहीं है, उसको बोलते हैं अलाउंस, ठीक है। चलो अब आपको मिलता है सर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलता है। सर ट्रांसपोर्ट अलाउंस ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आपको देखा ट्रांसपोर्ट अलाउंस और बंदा अगर हैंडीकैप है, या तो अंधा है, बहरा है, गूंगा है, ब्लाइंड है, डिफ्ट है या डम्प है, या फिर हैंडीकैप्ड बंदा है, तो उसके केस में 3,200 रुपये पर मंथ का उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वहां क्वेश्चन में लिखा है कि आपको 10,000 रुपये का ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, तो उसमें से आप 3200 रुपये लेस कर दोगे। अगर बंदा क्या है सर हैंडीकैप्ड बंदा है तो आपके हाथ में सिर्फ 6,800 रुपये टैक्सेबल होंगे, बट अगर बंदा नॉर्मल है कोई हैंडीकैप्ड बंदा नहीं है तो उसके हाथ में ये पूरा अमाउंट टैक्सेबल है, उसके हाथ में 1 रुपये का भी छूट नहीं है, ध्यान रखना। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ओनली इन केस ऑफ हैंडीकैप्ड बंदे के हाथ में 3,200 रुपये पर मंथ का एग्जाम्पशन है, बाकी किसी के हाथ में कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस का बात करते हैं। सर आपको, आप किसी शहर में रहते हो वहां पे आप भाड़ा पे करते हो, तो उस भाड़े के लिए भी आपको कंपनी कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस देती है कि भाई हम आपको अलाउंस दे रहे हैं फिक्स मंथली पेमेंट, ठीक है। तो उसके केस में आपको कितना एग्जाम्पशन मिलेगा, मेरी बात समझना, एग्जाम्पशन कितना मिलेगा कि सर हाउस रेंट अलाउंस कंपनी से आपको कितना मिला, कंपनी ने आपको पर मंथ कितना पैसा दे रही है वो लिख लोगे, फिर आपने कितना पे किया है, आपने रेंट एक्चुअल में कितना पे किया, जो एक्चुअल में पे किया उसमें से 10% ऑफ सैलरी लेस कर दो, 10% ऑफ सैलरी लेस कर दो। और अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो, मतलब मेट्रो सिटी इन्होंने 4 ही मानी है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अपन इसको लिखेंगे DKMC, मतलब दिल्ली कोलकाता मुंबई चेन्नई, दिल्ली कोलकाता मुंबई चेन्नई, दिल्ली कोलकाता मुंबई चेन्नई। अगर आप इन 4 सिटीज में रहते हो तो आपको सैलरी का 50% लेना है।
अगर आप इन 4 सिटीज में नहीं रहते हो, इनके अलावा अदर सिटीज में रहते हो, तो आपको सैलरी का 40% यहाँ पे लेना रहेगा। सर सैलरी क्या माने, आपने बताया ना सैलरी में इतने सारे पॉइंट ऐड होते हैं, तो हम सैलरी क्या माने, तो यहाँ पे आपको सैलरी का मीनिंग क्या लेना है। सर यहाँ पे आपको सैलरी का मीनिंग जो लेना है वो लेना बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स वाला। सर इन टर्म्स वाला क्या होता है, इन टर्म्स वाला क्या होता है, इन टर्म्स वाला क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो डीए 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इन टर्म्स और एक होता है नॉट इन टर्म्स। सर पता है आपको रिटायरमेंट के टाइम पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। सर रिटायरमेंट के टाइम पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, आपके कभी देखा होगा कि गवर्नमेंट जॉब कर रहा है उसको रिटायरमेंट टाइम बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है। तो सर उस टाइम पे जो कैलकुलेशन के टाइम पे जो डीए काम आता है, जिस डीए को अपन कैलकुलेशन में लेते हैं वो रिटायरमेंट बेनिफिट निकालने के लिए, उसको बोलते हैं इन टर्म्स वाला, उसको बोलते हैं इन टर्म्स। और जो रिटायरमेंट बेनिफिट निकालने के लिए यूज नहीं करते जो डीए अपन, उसको बोलते हैं नॉट इन टर्म्स, उसको बोलते हैं नॉट इन टर्म्स। तो यहाँ पे जो अपन सैलरी का मीनिंग लेंगे ना, वो सैलरी का मीनिंग क्या लेंगे सर, बेसिक सैलरी डीए इन टर्म्स वाला प्लस परसेंटेज टर्नओवर कमीशन। अगर अपन को एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा है ओनली कमीशन, तो उसको यहाँ पे सैलरी में नहीं लेंगे, ओनली अपन लेंगे परसेंटेज टर्नओवर कमीशन। जहां पे लिखा ना कि टर्नओवर का इतना परसेंट आपका कमीशन है, तो वो अपन टर्नओवर का परसेंटेज निकाल के कमीशन यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। बाकी दूसरा कमीशन वर्ड दे रखा है तो उसको अपन यहाँ पे सैलरी में नहीं लेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, समझे मेरी बात को। चलिए सर, और आचार्य अपन सैलरी वगैरह कब लेंगे, कितना लेंगे, जितने टाइम वो घर में रहा है, जितने टाइम उसने रेंट पे रहा है, उतने टाइम का अपन आचार्य कंप्यूटेशन यहाँ पे करने वाले हैं। सर कंपनी के एम्प्लॉय ने, जो कंपनी का मालिक है, उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे दिया, अपने उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए मंथली फिक्स पैसा दे रहा है। तो सर वो जितना भी दे अपन को उससे कोई मतलब नहीं है, उसमें से ओनली 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड और अप टू मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक ही एग्जामेशन मिलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। सर चंदू राम है, उसके 3 बच्चे हैं, चंदू राम के 3 बच्चे हैं, और कंपनी क्या करती है, तीनों बच्चों के लिए 500 रुपए हर महीना देती है। सर 5,000 हो गए ना, 500 रुपए हर महीना देती है तीनों बच्चों के लिए। तो सर चंदू राम के हाथ में कितना इनकम टैक्सेबल होगा इसमें से, तो सर इसमें 100 रुपए पर चाइल्ड कम कर दो, इतना का एग्जामेशन मिलेगा, तीसरे बच्चे के लिए नहीं मिलेगा, 2 बच्चों के लिए मिलता है। तो सर यहाँ पे इसके हाथ में 400 रुपए इस बच्चे के लिए, 400 रुपए इस बच्चे के लिए और 500 इस बच्चे के लिए, इसका सैलरी का पार्ट बन जाएगा, यानी कि ये टैक्सेबल हो जाएगा। समझ गए मेरी बात, एग्जामेशन इतना ही मिलेगा इसको। चलो चलो नेक्स्ट। सर हेल्पर अलाउंस मिलता है, रिसर्च अलाउंस मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, ट्रेवल अलाउंस मिलता है, डेली अलाउंस मिलता है, कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है। अगर ये वाले अलाउंस मिलते हैं इसको, तो जितना इसका एक्चुअल में खर्चा हुआ उतना तो एग्जम्प्ट है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने क्या बोला कि हम आपको 5,000 रुपए हर महीने हेल्पर अलाउंस देंगे, आपका एक्चुअल में खर्चा 3,000 रुपये हुआ, तो आपका 3,000 तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 2,000 रुपये आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। जितना आपका एक्चुअल में खर्चा हो गया उतना एग्जाम्प्ट है, बाकी वाला अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए स्पेशल कॉम्पनसेटरी अलाउंस मिलता है, ट्रेवल एरिया अलाउंस, शेड्यूल अलाउंस या फिर एजेंसी एरिया अलाउंस आपको मिलता है, तो वो 200 रुपीज पर मंथ तक का आपका एग्जाम्प्ट रहेगा, ऊपर वाला अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। देखो कुछ नहीं करना, आपको एग्जाम में देखना है कि सर क्वेश्चन पेपर में ऐसा लिखा है क्या, स्पेशल कॉम्पनसेटरी एरिया अलाउंस या ट्रिबल एरिया अलाउंस या फिर शेड्यूल या फिर एजेंसी एरिया अलाउंस। जो एग्जाम में पूछते हैं ना ज्यादा, कहते हैं ना एकदम इंपॉर्टेंट अच्छा वाला पॉइंट कौन सा है, या तो ट्रिबल एरिया अलाउंस नाम लेते हैं वो, या फिर स्पेशल कॉम्पनसेटरी एरिया अलाउंस लेते हैं नाम। अगर ये नाम दिखता है वहां पे आपको, तो 200 रुपीज पर मंथ का आपको यहाँ पे एग्जामेशन देना है। सर पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है, पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है, तो ध्यान रखना कि कितना एग्जाम्प्ट होता है आपके हाथ में, ये 70% ऑफ सच अलाउंस। कंपनी ने जितना आपको अलाउंस दिया है उसका 70% आपको लेना है, उसका 70% आपको लेना है, और अप टू रुपीज मैक्सिमम 10,000। मान लीजिए कंपनी ने आपको कहा पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस हम आपको पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस कितना एग्जाम्प्ट होता है सर, जितना उसने दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने 20,000 रुपए दिया है कंपनी वाले ने, तो इसका 70% सर 14,000 रुपए, और 10,000 विच एवर जो लोअर आएगा ना उतना आपके हाथ में एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप आपको यहां तक क्लियर है, आई होप आपको यहां तक क्लियर है। चलिए हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। सर आपके बच्चों के हॉस्टल का पैसा आपकी कंपनी दे रही है, तो कितना एग्जाम्प्ट होगा आपके हाथ में,
₹300 पर चाइल्ड अप टू द मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड आपके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी वाला अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। कॉम्पनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस मिलता है तो सर 2600 रुपए पर मंथ आपके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। कॉम्पनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस, मतलब उससे भी खतरनाक कोई एरिया है, उसके लिए आपको अलाउंस मिल रहा है तो 1000 रुपए पर मंथ आपका क्या हो जाएगा सर, खतरनाक नहीं है, उससे भी अच्छा है, मॉडिफाइड है ना, उससे भी अच्छा है, तो 1000 रुपए पर मंथ का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बाकी वाला अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस मिलता है आपको तो 3900 रुपए पर मंथ का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बाकी वाला अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा अगर एक्स्ट्रा मिलता है तो। अंडरग्राउंड एरिया अलाउंस मिलता है आपको तो 800 रुपए पर मंथ का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बाकी वाला अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस मिलता है, आप बहुत ऊपर रहते हो, मतलब पहाड़ों पे आप जॉब कर रहे हो गवर्नमेंट के लिए या फिर किसी बंदे के लिए, गवर्नमेंट के लिए करोगे, किसी बंदे के लिए तो क्या ही करोगे, वहां पे आप फायरिंग करोगे ना, तो फायरिंग बोले तो आप फौजी का रोल निभा रहे हो। 1060 रुपए पर मंथ का आपको एग्जेम्पशन मिलता है अगर आपका एल्टीट्यूड कितना सर 9000 से लेके 15000 फीट तक है। आपको 1600 रुपए पर मंथ का आपको एग्जेम्पशन मिलता है अगर आपका एल्टीट्यूड कितना सर 15000 से ज्यादा है तो। सर स्पेशल कॉम्पनसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया, मतलब जहां पे आपको खतरा बना रहता है, आपकी जान का खतरा बना रहता है, वहां आप जॉब करें, मतलब फौजी है, अपने देश के फौजी, ऐसे आपको सैल्यूट मारना चाहिए। 4200 रुपए पर मंथ का आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। आइसलैंड ड्यूटी अलाउंस मिलता है आपको तो 3250 रुपीज का आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा पर मंथ का, बाकी अगर एक्स्ट्रा मिलता है तो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सर पेंशन का, बात करते हैं पेंशन का। बंदे को अगर पेंशन मिलता है तो उसके हाथ में कितना टैक्सेबल होगा, कैसे टैक्सेबल होगा और एग्जेम्पशन कितना मिलेगा उसको। चलिए सर अगर उसको मंथली पेंशन मिलता है, उसको अगर मंथली पेंशन मिलता है और मतलब मंथली पेंशन मिल रहा है तो उसके हाथ में फुल्ली टैक्सेबल है, उसके हाथ में एक भी रुपए का यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अगर आपको लमसम पैसा मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या फिर डेथ के टाइम पे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसको ग्रेजुटी मिलता है, अगर उस एम्प्लॉय को ग्रेजुटी मिलता है तो टोटल पेंशन का 1/3 उसके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, टोटल पेंशन का 1/3 उसके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट अगर बंदे को ग्रेजुटी नहीं मिलता है, अगर बंदे को ग्रेजुटी नहीं मिलता है तो टोटल पेंशन का 1/2 उसके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट ने क्या बोलता, अगर तेरे को ग्रेजुटी मिलता है, अगर तेरे को ग्रेजुटी मिलता है तो तेरे को 1/3 ही हम देंगे एग्जेम्पशन, बट अगर तो ग्रेजुटी नहीं मिलता हमें तुम पे दया आ गई, हम तेरे को 1/2 यहाँ पे एग्जेम्पशन देने वाले हैं टोटल पेंशन का। पेंशन इंक्लूड्स कंप्यूटेड और अनकंप्यूटेड दोनों, तेरे को जो मंथली पेंशन देंगे वो भी साथ में लेंगे और अपना जो नॉर्मल पेंशन है वो भी साथ में लेंगे, जो हम तेरे को लमसम दे रहे हैं, दोनों को जोड़ के 1/3 आपको क्या दे देंगे, एग्जेम्पशन दे देंगे यहाँ पे। चलो ग्रेचुटी का बात करते हैं। ग्रेचुटी सर अगर ड्यूरिंग द सर्विस आपको ग्रेचुटी मिलता है तो फुल्ली टैक्सेबल है, पर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे आपको ग्रेचुटी मिलता है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं हो तो आपको देखना पड़ेगा कि सर आप वो कौन से वाले एम्प्लॉई हो, क्या सर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर होते हो या नहीं होते हो। अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर होते हो, एम्प्लॉय कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट 1972, देन एग्जेम्प्ट लोअर ऑफ फॉलोइंग, इनमें से आपका कितना एग्जेम्प्ट होगा सर 20 लाख रुपीज, और एक्चुअल ग्रेचुटी जो आपको मिला है और 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। समझे मेरी बात को, क्या लिखा है सर, देखो अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर होते हो, अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर होते हो तो आपके हाथ में कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट रहेगा ग्रेचुटी का, देखो 20 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज एक्चुअली ग्रेचुटी जो आपको मिला है 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ, 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, आपको यहाँ पे राउंड ऑफ अलाउड होगा। देखो क्या लेना है आपको, देखो जितना आपको ग्रेचुटी मिला, जितना आपको ग्रेचुटी मिला वो लिख दोगे। मान लीजिए आपको 1.5 लाख रुपए मिल गए यहाँ पे, 1.5 लाख, 20 लाख और 15/26 इंटू सैलरी, सैलरी पर मंथ फॉर एग्जाम्पल आपका है 50,000 रुपए, वो ले लोगे इंटू कितने साल का आपने सर्विस कर लिया है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आपने 4 साल और 8 महीने किया है तो इसको आप राउंड ऑफ कर दोगे ना, इसको आप राउंड ऑफ कर दोगे 9 साल, 5 साल कर दोगे, इसको आप 5 साल यहाँ पे कर देने वाले हो। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, समझे मेरी बात को, समझे मेरी बात को। इसमें से जो विच एवर इज लोअर आएगा ना उतना आपको ग्रेचुटी का यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बाकी वाला अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। सर अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होते हो तो कितना आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, एग्जेम्पशन लोअर ऑफ 20 लाख रुपीज, एक्चुअल जितना ग्रेचुटी आपको मिला है और एवरेज सैलरी पर मंथ का 1/2 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, कितने आपने कंप्लीट किया है। यहाँ पे आपको राउंड ऑफ अलाउड नहीं है, मतलब जितने आपके कंप्लीटेड ईयर्स है ना वही यहाँ पे लेने वाले हैं, यहाँ पे आपको राउंड ऑफ अलाउड नहीं होगा। चलो
समझ के सर, अगर आप ग्रेजुएटी एक्ट में कवर होते हो तो आपको राउंड ऑफ अलाउड है और 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ का होगा। बट यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएटी एक्ट में कवर नहीं होते हो तो एवरेज सैलरी पर मंथ का 1/2 होगा और आपको यहाँ पे राउंड ऑफ अलाउड नहीं होगा, ओनली आप कंप्लीटेड ईयर्स को यहाँ पे ले सकते हो। और सर जो 20 लाख का एग्जेम्पशन है ना, ये आपका लाइफ टाइम के लिए है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया ना, 3-4 जॉब छोड़ी, आपको तीनों चारों जगह आपको ग्रेजुएटी मिला था एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो आपने पहला जॉब छोड़ा, आपको रिटायरमेंट मिल गया और वहां पे आपने ग्रेजुएटी का एग्जाम्पशन जो लिया वो आपने 1 लाख रुपए का ले लिया। तो अगली बार ये 20 लाख रुपए नहीं आएगा, यहाँ पे आपका 19 लाख ही आएगा। सर दूसरी जगह आपने जॉब छोड़ा, वहां पे आपको ग्रेजुएटी मिल गया और वहां पे जो एग्जाम्पशन जो आपको मिला वो मिला 3 लाख रुपए का। तो उसकी अगली बार जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो वहां पे आपका ग्रेजुएटी का अमाउंट कितना आएगा सर, ओनली 16 लाख रुपीज आएगा। समझ गए मेरी बात को। चलो लीव सैलरी का बात करते हैं सर, लीव सैलरी का बात करते हैं, लीव सैलरी और लीव एनकेजमेंट का बात करते हैं। अगर लीव एनकेजमेंट या लीव सैलरी ड्यूरिंग द सर्विस मिलता है आपको तो वो आपके हाथ में फुल्ली टैक्सेबल है। अगर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पे मिलता है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फुल्ली एग्जेम्प्ट, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, अगर आप अदर एम्प्लॉय हो तो आपके हाथ में 25 लाख रुपए जितना आपको एक्चुअल में अमाउंट मिला है और 10 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ विच और एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू लीव अवेलेबल, इन चारों में से जो विच एवरेज लोअर आएगा ना उतना आपके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल। तो सर कितना अमाउंट आपके हाथ में एग्जेम्प्ट रहेगा सर, 25 लाख रुपए। एक्चुअल में आपको कितना लीव एनकेजमेंट मिला है और सर 10 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ और एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू लीव अवेलेबल। लीव अवेलेबल को आप मंथ्स में कन्वर्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपका 60 दिन का लीव अवेलेबल था तो इसको आप मंथ्स में कन्वर्ट करोगे, 60/30, यानी कि यहाँ पे आपको 2 मंथ का यहाँ पे लीव अवेलेबल आ जाएगा, या लीव मंथ आ जाएंगे आपके। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे एवरेज मंथ, एवरेज सैलरी पर मंथ से, ठीक है। चलो तो इनमें से विच एवरेज जो लोअर आएगा ना उतना आपके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाने वाला है। समझ गए मेरी बात को। सर आपने यहाँ पे 2-3 टर्म पढ़े हैं, कौन सा सर, एक तो सैलरी पर मंथ पढ़ा है, एक एवरेज सैलरी पर मंथ पढ़ा है। यहाँ पे अपने एवरेज सैलरी पर मंथ बोला है तो इनका डेफिनेशन क्या होगा, अपन सैलरी का मीनिंग यहाँ पे क्या लेने वाले हैं। तो आप आ जाओगे सबसे लास्ट में, आप अपने सैलरी एड के चैप्टर के सबसे लास्ट में आ जाओगे। देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, ग्रेचुइटी के केस में अगर आप ग्रेचुइटी एक्ट में कवर होते हो तो आपके केस में सैलरी का मीनिंग क्या है, लेटेस्ट सैलरी पर मंथ, जो आपका लेटेस्ट सैलरी जो था और लेटेस्ट डीए, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका सैलरी का मीनिंग वहां से निकल जाएगा। ग्रेचुइटी अगर आप कवर होते हो तो एक्ट में, अगर आप ग्रेचुइटी एक्ट में कवर नहीं होते हो, ग्रेचुइटी एक्ट में अगर आप कवर नहीं होते हो तो फॉर दिस सैलरी ऑफ रिटायरमेंट मंथ नॉट इंक्लूडेड। इसमें आप जो आप इसमें आपने क्या लिया, लेटेस्ट सैलरी लिया था, यहाँ पे अपन जो लास्ट महीना था ना रिटायरमेंट का उसको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके पिछले 10 महीनों का अपन सैलरी का एवरेज लेंगे, उसके पिछले 10 महीनों का अपन सैलरी का एवरेज लेंगे, मतलब बेसिक का एवरेज लेंगे, और उसके पिछले 10 महीनों का डीए का एवरेज लेंगे इन टर्म्स वाले का, और उसके पिछले 10 महीनों का अपन परसेंटेज टर्नओवर कमीशन का अपन क्या लेंगे सर, यहाँ पे एवरेज लेंगे। तो इन तीनों का एक सिंगल एवरेज 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 आने के बाद इनको ऐड कर लेंगे तो अपना एवरेज सैलरी पर मंथ आ जाएगा अपने पास। वहां को उसको अपन यूज करने वाले हैं वहां पर। सर लीव एनकेजमेंट में अपन सेव करने वाले हैं, पर इसमें अपन क्या करेंगे सर, जिस महीने में रिटायर हो रहे हैं ना उस महीने की सैलरी को भी काउंट करेंगे 10 महीने में। समझा मेरी बात को सर, कितना कंफ्यूजिंग है ना ये सर, सैलरी का मीनिंग कितना कंफ्यूजिंग है। अब मेरी बात समझना सर, ग्रेजुएटी में अगर आप कवर नहीं होते हो तो आपको क्या करना है सर, जिस महीने में आपने जॉब छोड़ा है, जिस महीने में आप रिटायरमेंट लिया है उस महीने को छोड़ दीजिए, उसके पिछले 10 महीने का बेसिक सैलरी, डीए इन टर्म्स वाला और टर्नओवर कमीशन को आप एवरेज ले लोगे, तीनों का इंडिविजुअल एवरेज लोगे। फिर आप तीनों का इंडिविजुअल एवरेज लोगे। एवरेज कैसे सर, फॉर एग्जांपल आपका ऐसा था कि पिछले इस महीने को छोड़ दीजिए रिटायरमेंट वाले को, उसके पिछले 10 महीने में आपका 6 महीने तो सैलरी था 50,000 और 4 महीने आपका सैलरी था 55,000, तो इनका आपको एवरेज लेना पड़ेगा। 50,000 इंटू 6, 55 इंटू 4 जितना आएगा डिवाइड बाई 10, तो आपका एवरेज सैलरी आ जाएगा। वैसे आपको डीए का एवरेज लेना है, ऐसे ही आपको टर्नओवर कमीशन का एवरेज लेना है, फिर आप तीनों को साथ में ऐड कर लोगे तो आपका एवरेज सैलरी पर मंथ आ जाएगा। ठीक है, लीव एनकेजमेंट में भी आपको सेम टू सेम करना है, बट यहाँ पे जो रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट ईयर है, सॉरी रिटायरिंग मंथ है, उसको आपको छोड़ना नहीं है, इसको भी आपको 10 के अकाउंट में लेना है। चलो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलो सर हमको ये यहाँ पे क्लियर है। चलो सर प्रोविडेंट फंड का बात करते हैं, प्रोविडेंट फंड का बात करते हैं। सर प्रोविडेंट होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड और एक अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है। सर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है, आरपीएफ का मतलब होता है रिकॉग्नाइज बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के कमिश्नर को रिकॉग्नाइज किया है आपके लिए, तो आपका मतलब वो कहते हैं इन्वेस्ट करो इसके अंदर। आरपीएफ बैलेंस रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगर आपको रिटायरमेंट के टाइम पे आरपीएफ का बैलेंस मिलता है तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है आपके हाथ में। सर ये एग्जाम्प्ट तभी आपके हाथ में होगा रिटायरमेंट के टाइम पे अगर आपने सर्विस कितना किया सर,
5 साल या उससे ज्यादा का आपने सर्विस दिया है कंपनी में। अगर उससे कम सर्विस दिया तो जितना भी आपका विड्रॉल होगा रिटायरमेंट के टाइम पे वो पूरा का पूरा आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। सर आरपीएफ पर जो कंट्रीब्यूशन करोगे आप ड्यूरिंग द सर्विस, तो उसके टाइम पे आपको कितना करना है और जो आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना टैक्सेबल होगा, क्या नहीं होगा, एग्जेम्प्ट रहेगा, वो अपन यहाँ पे देखते हैं। जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा, फॉर एग्जांपल आपका आरपीएफ का अकाउंट है, आपने खुद ने उसमें कंट्रीब्यूट किया, आपने खुद ने उसमें कंट्रीब्यूट किया, तो उसको आपको इग्नोर करना है। क्यों सर? क्यों, तो आपका वैसे सैलरी का पार्ट बन गया ना यार, उसमें तो आप वैसे ही टैक्स पे कर रहे हो, तो उसको आप इग्नोर करो, उसका 80C में आप डिडक्शन ले लो, उसका 80C में आप डिडक्शन ले लो, ठीक है। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 12% ऑफ सैलरी तक आपका एग्जेम्प्ट रहेगा, 12% ऑफ सैलरी तक आपका एग्जेम्प्ट रहेगा। 12% से ऊपर अगर आपने कर दिया तो वो आपका टैक्सेबल रहेगा। फॉर एग्जांपल आपका सैलरी है 2 लाख रुपए, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका सैलरी है 2 लाख रुपए फॉर आरपीएफ कैलकुलेशन, ठीक है। 2 लाख का 12% कितना होता है? 24,000 रुपए। अगर आपने 24,000 से ज्यादा का कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो आपके हाथ में ऊपर वाला अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया 35,000 का, तो आपका 12% आ रहा है 24,000 रुपए, तो 11,000 रुपए आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। सर इंटरेस्ट मिलता है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। तो सर जो एम्प्लॉय ने पैसा जमा करवाया जिसका आपने 80C में डिडक्शन लिया था, तो उस पर 9.5% पर एनम का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उतना अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है टोटल कंट्रीब्यूशन पे, तो 9.5% पर एनम का इंटरेस्ट आपको एग्जेम्प्ट रहेगा, उसके ऊपर वाला जो इंटरेस्ट रहेगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। सर एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे सेम टू सेम 9.5% पर एनम तक का इंटरेस्ट आपका एग्जेम्प्ट है, बाकी वाला अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। सर यहां पे हमने बोला था सर अगर 5 साल की आप सर्विस देते हो तभी आपके हाथ में जो आपको पैसा मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट रहेगा, बाकी आपके हाथ में अमाउंट टैक्सेबल होने वाला है। तो सर 5 साल कंडीशन आपने पूरी नहीं की, पर वो इन कंडीशन की वजह से नहीं किया, इन चीजों की वजह से नहीं किया, तो आपके हाथ में फिर भी हम क्या रखने वाले हैं? आरपीएफ का बैलेंस एग्जेम्प्ट रखने वाले हैं। कौन कौन सा कंडीशन है? अगर आप बीमार हो गए थे उसकी वजह से आपने जॉब छोड़ दिया, कोई बात नहीं। सर आपका धंधा, जिस धंधे में आप जॉब करते थे वो धंधा ही बंद हो गया, आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। सर आपने आरपीएफ का बैलेंस ट्रांसफर कर दिया अपने इंडिविजुअल अकाउंट में, या फिर आपने जॉब ट्रांसफर कर दिया और वो आरपीएफ का बैलेंस आपने नए एम्प्लॉयर के पास शिफ्ट कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। सर या फिर ऐसा कोई रीजन था जिसपे आपका कंट्रोल नहीं था, ऐसा कोई रीजन था जिसका आपका कोई कंट्रोल नहीं था, तो आपके हाथ में हम आरपीएफ का बैलेंस एग्जेम्प्ट कर देंगे। समझ गए मेरी बात को? चलिए सर जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो 2,50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए पर एनम का। देखो क्या लिखा है, एग्जाम्पशन ऑफ इंटरेस्ट का एग्जाम्पशन तभी आपको मिलेगा जब आपका कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है। एग्जाम्पशन ऑन इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अवेलेबल ओनली व्हेन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इनटू आरपीएफ अप टू रुपीज 2.5 लाख। मतलब ये मैंने बताया ना आपको सर 9.5% पर एनम तक का इंटरेस्ट आपका एग्जेम्प्ट है, कि आपको तभी मिलेगा जब आपका टोटल कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है आपके आरपीएफ बैलेंस में। सर अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ही नहीं मेरा, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा हुआ तो आपको इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। सर ये तो हो गई बात जहां पे एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉयर आपका कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, आप सिंगल कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आप 5 लाख रुपए तक कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, आपको इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पे क्या बोला मैंने? सर एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एम्प्लॉय मैक्सिमम 2.5 लाख रुपए तक कर सकता है। अगर 2.5 लाख से ज्यादा करता है तो उसको इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। पर एम्प्लॉयर नहीं करता है तो एम्प्लॉय खुद सिंगल 5 लाख तक यहाँ पे 5 लाख तक इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है और इसको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। बट 5 लाख से ज्यादा हो तो उसको इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए सुपर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, एसपीएफ की बात करते हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड सर एट द टाइम ऑफ इसका बैलेंस मिलता है आपको, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इसका बैलेंस मिलता है, तो आप कहते हैं फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा। बट ड्यूरिंग द सर्विस जो आप कंट्रीब्यूशन करते हो, तो सर एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो उस पर सैलरी पे पहले टैक्स पे कर चुका है, तो उसको आपको इग्नोर करना है, 80C में उसका रिडक्शन ले लेना है। और बाकी जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन जो इंटरेस्ट मिलेगा, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, वो तीनों ही उसके हाथ में एग्जेम्प्ट रहेंगे, उस पर उसको टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है। समझ गए मेरी बात को? चलो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का बात करते हैं, या फिर अनरिकॉग्नाइज्ड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का बात करते हैं। तो इसमें क्या करना है सर, जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया उसको आप इग्नोर करोगे, उसका 80C में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन ओनली इन केस ऑफ आपको आरपीएफ या एसपीएफ में मिलेगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन आपको आरपीएफ और एसपीएफ में मिलता है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा।
एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट में भी आपको इसको इग्नोर करना है और एट द टाइम ऑफ सर्विस में भी आपको इसको इग्नोर करना है। एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। ड्यूरिंग द सर्विस जो भी आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट है, बट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो आपका सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। जो इंटरेस्ट मिलता है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे वो एट द टाइम ड्यूरिंग द सर्विस आपका एग्जेम्प्ट है, बट जैसे ही आपको रिटायरमेंट पे वो पैसा मिलेगा तो उस इंटरेस्ट आपका वो पूरा इंटरेस्ट आपका आईओएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा। सर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो ड्यूरिंग द सर्विस तो आपका एग्जेम्प्ट है, बट जैसे ही आपका सर्विस कंप्लीट होगा, जैसे ही आपका रिटायरमेंट आएगा, आप उस पैसे को निकालना चाहेंगे तो जो भी एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन जो इंटरेस्ट मिला है ना वो आपका सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। चलो सर पब्लिक प्रोविडेंट फंड का बात करते हैं। सर इसमें ओनली एम्प्लॉय क्या कर सकता है, इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो एटीसी के लिए एलिजिबल है और इसका इंटरेस्ट वगैरह एग्जेम्प्ट रहता है। यहां तक अपन कोई सिंपल सा पॉइंट है यार। आप पीपीएफ में पैसा डालो, आप खुद ही डालते हो, एम्प्लॉय डालता है, एम्प्लॉय ने जो पैसा डाला उसका एटीसी में डिडक्शन ले लेगा, उसका इंटरेस्ट जो आएगा उसका एग्जेम्प्ट रहने वाला है, खत्म। अब बात करते हैं सर सुपर एन्युएशन फंड का। अब बात करते हैं सर सुपर एन्युएशन फंड का। सर सुपर एन्युएशन के फंड का रिटायरमेंट के टाइम उसको बैलेंस मिलता है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। ड्यूरिंग द सर्विस जो कंट्रीब्यूशन करता है, अगर एम्प्लॉय करता है तो उसको इग्नोर करेंगे, एटीसी में उसका रिडक्शन ले लेंगे। एम्प्लॉयर करता है तो 7,50,000 पर एनम का उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर उन इंटरेस्ट जो मिलता है, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे, तो आपके हाथ में फुल्ली एग्जेम्प्ट यहाँ पे रहने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलो चलिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। सर अगर आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में अगर आपको रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन मिलता है तो वो कितना आपके हाथ में एग्जेम्प्ट रहेगा, वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट रहेगा लोअर ऑफ, कितना लोअर ऑफ सर, 15/26 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ। पिछले 3 महीनों का एवरेज सैलरी ले लेंगे, उसको 15/26 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस यहाँ पे ले लेंगे और नॉर्मल राउंड ऑफ आपको अलाउड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 14 साल और 9 महीने जॉब किया है तो आपको 15 साल आप उसको लो सकते हो। चलो, और यहाँ पे 5 लाख रुपए विच एवर जो लोअर आएगा ना उतना आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा सर, 15/26 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और 5 लाख विच एवरेज लोअर आएगा उतना आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बाकी वाला अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। सर अगर आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट रिसिप्ट मिलता है, अगर आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट रिसिप्ट मिलता है, आपको वीआरएस मिलता है, अगर आपको वीआरएस मिलता है, क्वेश्चन में आपको वीआरएस लिखा है तो उसका मतलब यही है, कितना अमाउंट आपके हाथ में वीआरएस एग्जेम्प्ट होगा, कितना अमाउंट ऑफ वीआरएस आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होगा, तो सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 3 मंथ इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। यहाँ पे आपको राउंड ऑफ अलाउड नहीं होगा। सर ये कहीं राउंड ऑफ अलाउड होता है, कहीं नहीं होता है, हम कंफ्यूज हो गए हैं। देखो अभी तक आपने देखा ना तो 2 जगह आपको राउंड ऑफ का पॉइंट आया था। एक तो अगर आप ग्रेचुइटी में हो और आप ग्रेचुइटी एक्ट में कवर होते हो तो आपको राउंड ऑफ अलाउड होता है। सेकंड, अगर आपका रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन आपको मिलता है वहां आपको राउंड ऑफ अलाउड होता है, बाकी कहीं भी अपने राउंड ऑफ अलाउड का यहाँ पे नहीं पड़ा। अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट रिसिप्ट का अपन बात करें तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे सर, सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 3 इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, वहां आपको राउंड ऑफ अलाउड नहीं होगा। और सर सेकंड, सैलरी पर मंथ इनटू नंबर ऑफ रिमेनिंग मंथ ऑफ सर्विस। समझे मेरी बात को? देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपका सैलरी है 50,000, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय कितने ईयर का आपने सर्विस कंप्लीट कर लिया है। फॉर एग्जांपल आपने 15 साल और 6 महीने का सर्विस कंप्लीट किया है, 15 साल और 7 महीने का सर्विस कंप्लीट किया है, तो आपको 116 साल लेना है, ठीक है, इसको आपको 16 ईयर्स लेना है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक फिगर। सेकंड, सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय आपका कितना रिमेनिंग सर्विस का बाकी है, क्योंकि सर यहाँ पे क्या लिखा है, वॉलंटरी रिटायरमेंट रिसिप्ट, मतलब आप खुद से रिटायरमेंट ले रहे हो, मतलब अपने टाइम से पहले आप रिटायरमेंट ले रहे हो, तो आपका कितना महीने का सर्विस और बाकी है उसको सैलरी पर मंथ से मल्टीप्लाई कर लोगे तो अपना एक फिगर आ जाएगा। एक्चुअल में आपको कितना अमाउंट रिसिप्ट हुआ और 5 लाख रुपीज विच एवर जो लोअर आएगा ना उतना आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। सर बाकी वाला अमाउंट कौन सा वाला, देखो जितना आपको एक्चुअल में मिला है ना, जितना आपको यहाँ पे एक्चुअल में मिला है उसमें से जितना इनमें से एग्जेम्पशन का अमाउंट आएगा उतना वाला लेस कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक्चुअल में 6 लाख रुपए मिला है, एक्चुअल में आपको 6 लाख रुपए मिला है, यहाँ पे आपने कैलकुलेशन किया विच एवर इज लोअर किया तो आपका 3 लाख रुपए आता है, तो यहाँ पे 3 लाख रुपए आपका टैक्सेबल हो जाएगा, 3 लाख रुपए आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कि 6 लाख आपको एक्चुअल में मिला उसमें 3 लाख एग्जेम्प्ट हो गया तो 3 लाख रुपए आपका टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा वाला सर, अपन बात करेंगे परक्विजिट का, अपन बात करेंगे परक्विजिट का।
सर ये परक्विजिट क्या होता है? परक्विजिट का मतलब होता है कि आपको कोई की फिक्स अमाउंट नहीं मिल रहा है पर मंथ, आपको अलाउंस की तरह फिक्स अमाउंट नहीं मिल रहा है, पर आपको फैसिलिटी दी जा रही है कंपनी के द्वारा, आपको फैसिलिटी मिल रही है, उसको बोलते हैं परक्विजिट, उसको बोलते हैं परक्विजिट। एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफर्ड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, इट मे बी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, ये मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी आपका हो सकता है। लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव ट्रेवल कंसेशन, चलो एग्जामिशन कितना मिलेगा सर? आपका एम्प्लॉयर आपके लिए क्या करता है? आपके बस का, आपका ट्रेन का, आपका फ्लाइट का टिकट बुक करवा देता है, तो उसके केस में आपके हाथ में कितना सैलरी का पार्ट बनेगा और कितना नहीं बनेगा वो अपने यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखो लीव ट्रेवल कंसेशन के केस में लोअर ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, और अगर आपकी जहाज से, हवाई जहाज से अगर वो टिकट बनवाता है, अगर आपका हवाई जहाज से वो टिकट बनाता है तो इकोनॉमिक क्लास का फेयर, या फिर अगर रेलवे से बनाता है तो फर्स्ट क्लास एसी का फेयर, अगर बस से बनाता है तो डिलक्स क्लास के बस का फेयर, अगर वहां पे तीनों ही फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो फर्स्ट क्लास के रेलवे एसी का फेयर, अगर सिमिलर डिस्टेंस का जो बनता है उतना अमाउंट, और जो एक्चुअल में एक्सपेंडिचर हुआ है आपका, विच एवरेज जो लो रहेगा उतना आपके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला अमाउंट आपके हाथ में एज ए सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। मेरी बात समझे आप लोग? मेरी बात समझो आप लोग। देखो क्या लिखा है, अगर सर अगर आपका एम्प्लॉयर आपके लिए टिकट बुक करवाता है या फिर आपको उसके लिए पैसा देता है, ठीक है, तो आपके हाथ में कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, कितना टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जांपल आपके एम्प्लॉयर ने बोला कि मैं आपको 50,000 रुपए देता हूँ, ये लो पकड़ो 50,000 रुपए, मैं आपको टिकट का 50,000 रुपए देता हूँ और आपको जाना है यहाँ से दिल्ली, मतलब आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, तो सर आपने चेक किया कि सर कितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ हमारा। फॉर एग्जाम्पल वो बंदा क्लेम करता है कि मेरे एक्चुअल में 25,000 रुपये लग गया, ठीक है, गवर्नमेंट बोलती है कि अगर तू कहाँ से गया था, एयर से गया था, रेलवे से गया था, बस से गया था, उसने कहा मैं एरोप्लेन से गया था, तो एरोप्लेन से गया, उसने टिकट वहां दिखा दिया, तो पता लगा कि टिकट तो 16,000 रुपये गया था, तो टिकट का भाड़ा और 25,000 जो एक्चुअल में एक्सपेंडिचर हुआ, विच एवरेज लोअर आएगा, उतना आपको यहाँ पे एग्जाम्पशन मिल जाएगा, उतना आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा सर, एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो 16,000 रुपये आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा। 50,000 माइनस 16,000 अपन कर देंगे तो जो बचेगा वो आपका हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, सर एग्जाम्पशन अवेलेबल फॉर एम्प्लॉय, खुद के लिए अवेलेबल, अगर उसको ऐसा हो एयर का या रेलवे का या फिर बस का टिकट उन्होंने कंपनी ने अवेलेबल करवाया तो उसके लिए खुद के लिए एग्जाम्प्ट रहेगा। सेकंड उसकी स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए और डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए, समझ गए। एग्जाम्पशन जो बच्चों के लिए है ओनली 2 बच्चों के लिए, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए, 2 बच्चों के लिए ही अवेलेबल रहेगा एग्जाम्पशन। उससे अगर ज्यादा बच्चे हैं तो उन एक्स्ट्रा वाले बच्चों के लिए जो फ्रेट दे रही है कंपनी, जो भाड़ा दे रही है कंपनी, वो एग्जाम्प्ट नहीं रहेगा। अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना, कंपनी क्या, लॉ मेकर्स क्या बोलते हैं कि सर ये जो कंपनी भाड़ा दे रही है, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर और इकोनॉमिक क्लास का फेयर, विच एवरेज लो जो एग्जाम्प्ट होगा वो तो आपके हाथ में एग्जाम्प्ट होगा, बाकी वाला अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, बट वो किन किन बंदों के लिए होगा। क्या सर आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरी पड़ोसी की भी टिकट करवा दो, इसका भी मेरे को एग्जाम्पशन मिल जाएगा? नहीं, आपके ओनली आपका, आपकी वाइफ का, आपके बच्चों का और आपके डिपेंडेंट रिलेटिव का। अगर आपके माता पिता आप पे डिपेंडेंट नहीं है तो उनका भी भाड़ा आपका एग्जाम्प्ट नहीं होगा, अगर वो आप पे डिपेंडेंट है तभी आपके उनका भाड़ा आपके हाथ में एग्जाम्प्ट होने वाला है। और बच्चे कितने सर? ओनली 2 बच्चे, ओनली 2 बच्चे, ठीक है। यहाँ पे भी एक ट्विस्ट दिया है कि सर फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चे होते हैं, ठीक है, आपके बच्चे होते हैं, ये आप हो, ठीक है, ये आपके होते हैं बच्चे, चिल्ड्रन होते हैं आपके। आपके फर्स्ट टाइम में जो बच्चे हुए वो हो गए 2 ट्विंस हो गए आपके, और सेकंड टाइम में आपने किया 1 बच्चा, ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि आपको सिर्फ 2 बच्चों के फेयर का ही एग्जाम्पशन मिलेगा। समझ गए आप मेरी बात को? सर समझ गए। सर फॉर एग्जांपल आपके फर्स्ट टाइम में ना, आपके फर्स्ट टाइम में सिर्फ 1 ही बच्चा हुआ, ठीक है, ट्विंस नहीं हुए। सेकंड टाइम आपके 2 बच्चे हो गए, वो ट्विंस हो गए। सर यहां आपने गवर्नमेंट से बोला इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो चाह रहा था कि मेरे 2 बच्चे हो, एक बार में, दूसरा एक बार में, सेकंड टाइम में ट्विंस हो गए, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो गवर्नमेंट बोलती है यहाँ पे आपको तीनों बच्चों का एग्जाम्पशन मिल जाएगा। समझे मेरी बात को? देखो अगर आपके इफ फर्स्ट टाइम क्या लिखा, इफ फर्स्ट टाइम एक चाइल्ड होता है आपके और सेकंड टाइम में आपके ट्विंस हो जाते हैं तो एग्जाम्पशन आपको तीनों बच्चों के लिए मिल जाएगा। बट अगर फर्स्ट टाइम में ट्विंस हो गए तो गवर्नमेंट बोलती है आपको तो वहीं रुक जाना चाहिए था, आपको पता था 2 बच्चे हो गए फिर भी आप रुके नहीं, तो आपको तीसरे बच्चे का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला, सर मेडिकल फैसिलिटी देता है आपका एम्प्लॉयर, आपका एम्प्लॉयर आपको मेडिकल फैसिलिटी देता है। मेडिकल फैसिलिटी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन द फॉलोइंग केसेस,
इन केसेस में आपका मेडिकल फैसिलिटी आपके हाथ में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर आपका ट्रीटमेंट एम्प्लॉयर के खुद के हॉस्पिटल में होता है तो आपके वो ट्रीटमेंट एग्जाम्प्ट है, उस पर आपको सैलरी में ऐड नहीं करेंगे। कैसे सर? आपका ट्रीटमेंट है, पैसा कौन दे रहा है सर? एम्प्लॉयर पैसा दे रहा है हमारे लिए। अगर वो हॉस्पिटल ही एम्प्लॉयर का है, कोई बात नहीं, जितना भी पैसा एम्प्लॉयर ने दिया आपके हाथ में हम सैलरी के रूप में नहीं जोड़ेंगे। सेकंड, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट होता है, कोई बात नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस दिया है एम्प्लॉयर ने आपके लिए और उसका पेमेंट कौन कर रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम का? एम्प्लॉयर। कोई दिक्कत नहीं, हम आपको एग्जाम्प्ट कर देंगे इससे। सर या फिर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है आउटसाइड इंडिया, उसका पैसा आपका एम्प्लॉयर दे रहा है, आपके मेडिकल ट्रीटमेंट का पैसा एम्प्लॉयर दे रहा है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट कहाँ हो रहा है? आउटसाइड इंडिया, तो वो भी आपके हाथ में एग्जाम्प्ट कर देंगे। बट इसके केस में कुछ लिमिट्स दे रखी है, इसके केस में कुछ लिमिट्स दे रखी है। मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्टे अब्रोड एग्जाम्प्ट अप टू लिमिट प्रेस्क्राइब बाय आरबीआई। जितना आरबीआई ने लिमिट प्रेस्क्राइब करी है, जितना आरबीआई ने लिमिट प्रेस्क्राइब करा है, उतना ही मेडिकल ट्रीटमेंट का एक्सपेंडिचर और स्टे अब्रोड का खर्चा आपके हाथ में एग्जाम्प्ट होगा। बाकी वाला अमाउंट एज ए सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके एम्प्लॉयर ने 5 लाख रुपए खर्चा किया और आरबीआई का जो प्रेस्क्राइब लिमिट है वो 2 लाख रुपए है, तो 3 लाख रुपए आपके एज ए सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रेवल एक्सपेंडिचर टू अब्रोड एग्जाम्प्ट ओनली व्हेन जीटीआई ऑफ द एम्प्लॉय अप टू सच अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। जितना गवर्नमेंट आपके लिए प्रेस्क्राइब करेगी, जितना गवर्नमेंट आपका जीटीआई प्रेस्क्राइब करेगी, अगर वहां तक आपका जीटीआई है तभी आपके हाथ में ये अब्रोड का एक्सपेंडिचर एग्जाम्प्ट होगा, अदरवाइज आपके हाथ में अब्रोड का एक्सपेंडिचर एग्जाम्प्ट नहीं होगा। आई होप आप यहां तक क्लियर है, आई होप आप यहां तक क्लियर है, समझे? सर कितना अमाउंट प्रेस्क्राइब करा होगा? यहाँ पे अमाउंट प्रेस्क्राइब करा है 8 लाख रुपीज, ठीक है। ट्रेवल एक्सपेंडिचर एग्जाम्प्ट ओनली फॉर 1 पेशेंट एंड 1 अटेंडेंट। देखो क्या बोला यहाँ पे, देखो जो ट्रेवल का खर्चा है ना वो एग्जाम्प्ट होगा ओनली 1 पेशेंट के लिए जो बीमार है, 1 अटेंडेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरी फैमिली को लेके जा रहे हो, भाई हम फॉरेन में अपना इलाज करवा रहे हैं, कंपनी पैसा दे रही है, अपनी पूरी फैमिली को लेके जाते हैं, तो गवर्नमेंट बोलती है पूरी फैमिली को लेके जाओ, कंपनी चाहे आपकी पूरी फैमिली का पैसा दे, बट हम 2 का ही बंदे को एग्जाम्प्ट करेंगे, बाकी आपका एज ए सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल कर देंगे। 2 बंदे कौन सर? एक तो पेशेंट खुद, दूसरा 1 अटेंडेंट उसका, बस, ठीक है। ट्रीटमेंट इन एनी हॉस्पिटल अदर देन एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर्स के हॉस्पिटल को छोड़ के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को छोड़ के, या फिर ऐसा कोई हॉस्पिटल जिसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है उनको छोड़ के बाकी कहीं भी अगर ट्रीटमेंट कराया, अगर उसका पैसा एम्प्लॉयर देता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। ध्यान रखना, एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो, या ऐसा हॉस्पिटल जिसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, अगर इन हॉस्पिटल के अलावा आपका कहीं ट्रीटमेंट होता है और अगर आपका पैसा कौन देता है सर? आपका पैसा देता है आपका एम्प्लॉयर, तो पूरा का पूरा अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा एज ए सैलरी, वहां पे आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। चलिए, लोन टू एम्प्लॉय एनी फैमिली मेंबर एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को लोन देता है या फिर उसके किसी फैमिली मेंबर को लोन देता है और कंसेशनल रेट पे देता है या फिर इंटरेस्ट लेता ही नहीं है, तो सर क्या उसकी सैलरी का कुछ पार्ट बनेगा एम्प्लॉय के? बिल्कुल बनेगा। कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा सर? कितना अमाउंट का लोन दिया उसने, एट द एंड ऑफ द मंथ उसके हाथ में कितना अमाउंट है लोन का, उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे एसबीआई का रेट जो 1 अप्रैल को चल रहा है और माइनस उसने एक्चुअल में कितना इंटरेस्ट उससे ले लिया है, डिवाइड बाय 12 कर देंगे, तो बस मंथली इंटरेस्ट आ जाएगा अपने पास, उतना अमाउंट उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। इसका क्वेश्चन दे रखा है अपने क्वेश्चन बैंक में, इसका अपन एग्जांपल भी लेते हैं, देखो क्या होगा। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 5 लाख का लोन दिया, ठीक है, 5 लाख का लोन दिया और 1 अप्रैल को जो एसबीआई का रेट चल रहा है वो चल रहा है सर 10%, और एम्प्लॉयर ने जो एम्प्लॉय को लोन दिया है वो दिया है इंटरेस्ट रेट कितने पे सर? 3% पे। तो सर ये 10% कितना है? पर एनम है। ये 3% कितना है सर? पर एनम है। तो इसको अगर डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो पर मंथ का आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे सर, कितना इंटरेस्ट उन्होंने कम चार्ज किया पर मंथ अपन निकालेंगे, तो 10% माइनस 3% डिवाइड बाय 12, तो अपने पास पर मंथ का आ जाएगा। तो यही सेम टू सेम यहाँ पे किया है, एसबीआई का रेट 1 अप्रैल को और माइनस एक्चुअल इंटरेस्ट कितना लिया डिवाइड बाय 12, तो अपने पास पर मंथ का आ गया। और मंथ एंड में अपना कितना अमाउंट अभी आउटस्टैंडिंग है, फॉर एग्जांपल इस 5 लाख में से 10,000 रुपए उसने मंथ में चुका दिए, तो 4,90,000 मंथ एंड पे आपका आउटस्टैंडिंग है। तो 4,90,000 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 10% माइनस 3% डिवाइड बाय 12, उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा एक फिगर। आपका क्या आ जाएगा सर? वो फिगर जो आपका टैक्सेबल होने वाला है इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। समझे मेरी बात को? चलिए चलिए नेक्स्ट,
इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल नहीं होगा आपके हाथ में अगर आपका लोन का अमाउंट कितना सर अप टू ₹20,000 है। अगर 20,000 तक अगर आपका लोन है या फिर कोई स्पेसिफिक आपको बीमारी हो चुकी है उसके लिए आपने आपके एम्प्लॉयर ने आपको लोन दिया है तो उसका इंटरेस्ट आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। 1 सेकेंड, चलिए तो यहां तक अपने देख लिया। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन देता है या उसको सिर्फ फैमिली मेंबर को लोन देता है तो उसका डिफरेंस जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर ने क्या किया अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया है तो अगर कैश में दिया है तो फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल है, उसके हाथ में एक भी रुपए का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। पर अगर काइंड में गिफ्ट दिया है तो 5,000 रुपए तक का फेयर मार्केट वैल्यू अगर गिफ्ट का तो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट है। अदरवाइज 5,000 से अगर ज्यादा का वैल्यू का अमाउंट है तो वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट नहीं रहेगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा, इट्स फुल्ली टैक्सेबल। चलो ईसॉप्स का बात करते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान की बात करते हैं। सर कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है पता है आपको? आपने ईसॉप्स अकाउंट में अकाउंटिंग करी होगी, नहीं करी कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं आपको। ये क्या होता है ना, कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी के शेयर्स देते हैं कम रेट पे। फॉर एग्जांपल मार्केट में रेट चल रही है 20 रुपए, तो ये अपने एम्प्लॉयज को 13 रुपए या फिर 10 रुपए में शेयर्स अलॉट कर देते हैं या फ्री में अलॉट कर देते हैं एज ए बोनस। उसको बोलते हैं ईसॉप्स, उसको बोलते हैं ईसॉप्स। समझे मेरी बात को? तो इसका क्या होगा ना, देखो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, सर शेयर का कितना मार्केट वैल्यू चल रहा है, अपने एग्जांपल यहाँ पे 20 रुपए चल रहा है। ऑन द डेट ऑफ विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज, और उनको कितने में दिया है, उनको दिया है 10 रुपए में, तो 10 रुपए है ना उसके हाथ में, एम्प्लॉय के हाथ में एज ए सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा, सैलरी अमाउंट एज ए टैक्सेबल हो जाएगा उसके हाथ में। समझे मेरी बात को? चलो फेयर मार्केट वैल्यू सर कैसे निकालेंगे? सर फेयर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर आपका शेयर लिस्टेड है, अगर आपका शेयर लिस्टेड है तो जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज किया ना उस दिन का ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर देंगे। सर ओपनिंग कितने में हुआ था शेयर, क्लोजिंग कितने में हुआ था, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ऑफ ट्रेडिंग प्राइस ऑन एक्सरसाइज डेट, इफ नो ट्रेडिंग ऑन एक्सरसाइज डेट, अगर उस दिन को ट्रेडिंग नहीं हुई, मान लो छुट्टी है या सैटरडे है या फिर संडे है कुछ भी है, तो उसका जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था ना उस दिन का अपन ये एवरेज ले लेंगे। सर अगर हमारा शेयर एक से ज्यादा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, यानी कि एनएससी में भी है बीएसई में भी है, तो क्या करेंगे अपन, तो अपन एवरेज ले लेंगे, एवरेज टेकन ऑफ दैट रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज दैट हैविंग हायर वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग इन सच शेयर। मतलब फॉर एग्जांपल अपना एनएससी में भी लिस्टेड है शेयर और बीएसई में भी लिस्टेड है, तो जिस स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर का वॉल्यूम जिस दिन ट्रेड हुआ ना लास्ट हाईएस्ट था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 लाख शेयर्स का वॉल्यूम था, यहाँ पे 3 लाख का था, तो इस वाले स्टॉक एक्सचेंज का अपन क्या करेंगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का एवरेज ले लेंगे। सर अगर हमारा शेयर लिस्टेड नहीं है तो मर्चेंट बैंकर जो अपना फेयर मार्केट वैल्यू निकालेगा वही अपन को यहाँ पे लेना रहेगा। एग्जाम की अगर बात करूं तो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा अगर मर्चेंट वैल्यू ने इतना फेयर मार्केट वैल्यू निकाला है, या फिर आपको यहाँ पे ऐसा थोड़ा घुमा के दे सकते हैं कि जिस दिन आपका ये एक्सरसाइज डेट था उस दिन ट्रेडिंग हुई नहीं, उसके लास्ट दिन में ये 2 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड था, इस स्टॉक एक्सचेंज का वॉल्यूम ये था, इसका वॉल्यूम ये था, इसका ओपनिंग क्लोजिंग ये, इसका ओपनिंग क्लोजिंग ये, तो आपको हायर वॉल्यूम वाले का ओपनिंग क्लोजिंग आपको लेना है। समझ गए मेरी बात को? हाँ सर यहां तक हम समझ गए। चलो यूज ऑफ मोटर एसेट्स की बात, मूवेबल एसेट्स की बात करते हैं। एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को एसेट्स यूज करने के लिए देता है, मूवेबल एसेट्स आपको यूज करने के लिए देता है। तो अगर आपको कंप्यूटर और लैपटॉप मिलता है, अगर आपको कंप्यूटर और लैपटॉप यूज करने के लिए मिलता है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। फॉर एग्जाम्पल आज किसी कंपनी में जॉब करते हो, कंपनी ने आपको क्या दिया, लैपटॉप दिया काम करने के लिए, तो उस लैपटॉप का जो अमाउंट आएगा ना वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, एज ए सैलरी टैक्सेबल नहीं होगा, चाहे आप उसको यूज कर रहे हो सही प्रॉपर्टी कंपनी की हो, क्योंकि आपको उसी में काम करना है। तो अगर कंप्यूटर और लैपटॉप देते हैं आपको यूज करने के लिए तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। बट इसके अलावा कोई भी एसेट अगर आपको दे दिया, इसके अलावा कोई भी गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया, रहने के लिए घर दे दिया, सर्वेंट की अलग फैसिलिटी दे दी, तो यहाँ पे क्या होगा, मूवेबल एसेट्स का नाम आ रहा है, मतलब गाड़ी बंगला ऐसा आपको दे दिया है, तो सर बंगला इसमें नहीं आएगा, बंगला इसमें नहीं है क्योंकि ये मूवेबल एसेट नहीं है। अपन मूवेबल की बात कर रहे हैं ना, गाड़ी की बात कर रहे हैं, या फिर मोबाइल फोन दे दिया आपको, तो ऐसी एसेट्स के लिए आपके हाथ में सैलरी का पार्ट कितना बनाएंगे। अगर एसेट एम्प्लॉयर का खुद का है, अगर एसेट गाड़ी खुद की एम्प्लॉयर की, आपके मालिक की गाड़ी है, आपको दे दी ऐसी चलाने के लिए कि आप रखो इसको, जब तक आप जॉब कर रहे हो तब तक गाड़ी को आप यूज कर सकते हो, तो उस गाड़ी के कॉस्ट का 10% आपका सैलरी का पार्ट बन जाएगा, उस गाड़ी के कॉस्ट का 10% आपका सैलरी का पार्ट बन जाएगा। अगर एम्प्लॉयर क्या करता है, कहीं से गाड़ी भाड़े पे लाके आपको देता है, कहीं से गाड़ी भाड़े पे लाके आपको देता है, तो जितना हायर चार्जेस आगे पे कर रहा है ना, फॉर एग्जांपल उसका 5,000 रुपये महीना पे कर रहा है, 10,000 रुपये महीना पे कर रहा है, वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। यहां तक समझे सर? समझ गए? सर हमको मूवेबल एसेट यूज करने के लिए नहीं दिया, हमको दे ही दिया पूरा ही,
हमको पूरा ही दे दिया तो कितना अमाउंट हमारे हाथ में टैक्सेबल होगा? देखो जब वो गाड़ी दिया आपको, जब उसका डब्ल्यूडीवी कितना था, उस एम्प्लॉयर के हाथ में उसका डब्ल्यूडीवी कितना था, उसमें से आप लेस कर दोगे कि सर आपके एम्प्लॉयर ने आपसे कितना पैसा लिया। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि गाड़ी आपकी एम्प्लॉयर की थी 5 लाख रुपए की, एम्प्लॉयर ने कहा हम आपको गाड़ी पूरी ही देते हैं, ये लो गाड़ी अपने पास, हमको एक काम करो आप 1 लाख रुपए दे दो, बाकी गाड़ी आप हमारी रख लो। तो आपसे कितना लिया सर? 1 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए आपसे कम लिया, तो 4 लाख रुपए आपका सैलरी का पार्ट बन जाएगा। समझ गए मेरी बात को? आपका 4 लाख क्या बन जाएगा सर? सैलरी का पार्ट बन जाएगा। चलो अगला, डेप्रिसिएशन फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। देखो यहां क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन ऑफ एवरी कंप्लीटेड ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टिल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। सर ये क्या लिखा है, क्या लिखा है सर? हमको समझ में नहीं आ रहा। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या लिखा है कि आपको डब्ल्यूडीवी लेना है कि एम्प्लॉयर के हाथ में कितना था, उसके बाद आपने उसने आपसे कितना लिया, वो डिफरेंस करके आपका सैलरी का पार्ट बनेगा। पर अपन डब्ल्यूडीवी कैसे निकालेंगे? तो एवरी कंप्लीटेड ईयर का, फॉर एग्जांपल ये जब आपको कार दी उसने, तो कार को वो 4 ईयर और 10 मंथ यूज कर चुका था, तो अपन कितने साल का डेप्रिसिएशन लेंगे? ओनली 4 ईयर का लेंगे, यानी क्या कंप्लीटेड ईयर। यहाँ कंप्लीटेड ईयर का अपन यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेने वाले हैं। तो डेप्रिसिएशन फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, जब आपने खरीदा, टिल ट्रांसफर ऑफ एसेट, जब आपने एसेट को ट्रांसफर करा वहां तक आपको डेप्रिसिएशन लेस करना है, तब आपका डब्ल्यूडीवी निकलेगा। तब आपका क्या निकलेगा सर? डब्ल्यूडीवी यहाँ पे निकलने वाला है। देखो अब मेरी बात समझना, कंप्यूटर लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कंप्यूटर लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक आइटम की अगर बात करें तो अपन को 50% ऑफ एसेट्स का डेप्रिसिएशन लेना है। फॉर एग्जांपल मेरी बात समझना, आपको जो सर यहाँ तो आपने बोला ना कंप्यूटर लैपटॉप अगर यूज करने के लिए दिया है तो उसका केस में अपन सैलरी का पार्ट नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। बट यहाँ पे यूज करने के लिए नहीं दिया, आपको पूरा ट्रांसफर ही कर दिया उसने, आपको पूरा ट्रांसफर ही कर दिया उसने, तो आपके हाथ में उसको सैलरी का पार्ट बनाएंगे। अब मेरी बात समझना, सर जो कंप्यूटर दिया ना तो उसने 50,000 में परचेज किया था, आपको 3 साल के बाद उसने कंप्यूटर आपको दे दिया या फिर लैपटॉप आपको दे दिया, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, हर ईयर का 50% अपन डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। तो फर्स्ट टाइम अपन 50% लेस करेंगे, फर्स्ट ईयर का 25,000, तो अपने पास बचेगा 25,000। सेकेंड ईयर का 50% यानी कि 12,500, तो बचेगा 12,500। थर्ड ईयर का 50% अपन लेस कर देंगे तो क्या आएगा 6,250, तो अपने हाथ में बचेगा 6,250। तो इतना आपके हाथ में सैलरी का अमाउंट ऐड हो जाएगा, इतना आपके हाथ में सैलरी अमाउंट ऐड हो जाएगा, इतना आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप मेरी बात को आप समझ चुके हो। सर सेकंड, अगर आपको कार दे दी, आपको पूरी ही कार दे दी, तो कार के केस में आपका 20% डेप्रिसिएशन लेस करेंगे एवरी कंप्लीटेड ईयर का, जैसे अपन ने अभी कंप्यूटर लैपटॉप में किया था। अगर कोई अदर एसेट दे दिया तो वहां पे अपन 10% डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। पर ध्यान रखना, कंप्यूटर लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक आइटम और मोटर कार के केस में डब्ल्यूडीवी था, और यहाँ पे क्या है सर? एसएलएम है। एसएलएम बोले तो कैसे? फॉर एग्जांपल अदर एसेट आपको कुछ दिया है यूज करने के लिए, आपको कुछ अदर एसेट कोई मशीनरी वगैरह दी यूज करने के लिए, वो तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आ गया ना सर। हाँ सर, कुछ और दे दिया आपको, फर्नीचर दे दिया आपको यूज करने के लिए, ठीक है, आपको फर्नीचर दे दिया यूज करने के लिए, कितने का सर? लाख रुपए का। इन्होंने 4 साल इसको यूज कर लिया, तो क्या करेंगे ना, लाख रुपए डिवाइड बाय 10, 10 साल इसकी लाइफ मानते हैं अपन, तो सर 10,000 रुपए हर साल का इसका डेप्रिसिएशन आएगा। तो 4 साल तक आपने इसको यूज किया है, 4 साल तक आपने इसको यूज किया है, तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 40,000 रुपए डायरेक्टली लेस कर दोगे, तो आपके हाथ में जो सैलरी का पार्ट बनेगा वो बनेगा 60,000। आई होप यहां तक आप समझ चुके हो। सर सिंपल सा है ना, 10% है ना, 10 साल लाइफ मानेंगे ना, 10% का मतलब क्या होता है, लाइफ कितनी है 10 साल, आपने इसको 4 साल यूज कर लिया तो क्या बनेगा सर? 40% आपका डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो 10% आपका क्या हो जाएगा सर? यहाँ जो 60% बचेगा वो आपका वैल्यू बन जाएगा, वो आपका आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा एज ए सैलरी। यहाँ तक आपको क्लियर है? हाँ सर हमको यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर हमको यहाँ तक क्लियर है। चलो सर, एम्प्लॉय ने आपको लंच का फैसिलिटी दे दिया, आपको लंच करवा दिया, आपको लंच करवा दिया, गवर्नमेंट बोलती है रुक रुक बेटा तेरे को लंच करवाया ना एम्प्लॉय ने, वो तेरा सैलरी है, वो तेरा क्या सैलरी है, वो तेरे हाथ में टैक्सेबल करेंगे। अगर तेरा लंच 50 रुपए तक है, अगर तेरा लंच 50 रुपए तक है तो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं करेंगे, एग्जाम्प्ट अप टू ₹50। अगर तेरा लंच 60 रुपए का हो गया तो तेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा एज ए सैलरी। बट चाय कॉफी ब्रेकफास्ट अगर आपको ऑफिस में मिला है वो आपके हाथ में एग्जाम्प्ट रहेगा, वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, वो आपके हाथ में एग्जाम्प्ट रहेगा। वहां तक बोल दिया है कि आपके हाथ में एग्जाम्प्ट है। बट अगर लंच दे रहे हैं, लंच बोल के आपकी कंपनी आपको दे रही है और वो 50 रुपए से ज्यादा है तो आपके हाथ में टैक्सेबल हम कर देंगे। या फिर अगर आप रिमोट एरिया में जॉब करते हो, वहां अगर आपको कंपनी लंच प्रोवाइड करती है तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं करेंगे, वो आपके हाथ में एग्जाम्प्ट रहेगा।
समझे मेरी बात को? सर समझ गया। सर हमने पढ़ा था आरपीएफ एसपीएफ वगैरह में, अगर 7,50,000 से ज्यादा अगर आपका हाथ में वो कंट्रीब्यूट करता है आपका एम्प्लॉयर, आपके अकाउंट में अगर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर सुपर एनुएशन फंड, अपने इसमें पढ़ा था सर, अपने पढ़ा था इसमें, यही पढ़ा था ना, हाँ कौन सा पढ़ा था सर अपने, कौन सा, ये रहा सुपर एनुएशन फंड। सुपर एनुएशन फंड में अपने पढ़ा था कि अगर 7,50,000 से ज्यादा अगर आपका कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉयर तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। बट सर अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर ने क्या किया, आपके हाथ में 10 लाख रुपए हर साल वो कंट्रीब्यूट करता है, तो सर 2.5 लाख रुपए आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा एज ए सैलरी, वो तो आप समझ गए। अब मेरी बात समझना सर, 2.5 लाख तो टैक्सेबल हो गया, बट जो इंटरेस्ट आएगा ना सर वो पूरे 10 लाख पे आएगा ना, इंटरेस्ट तो पूरे 10 लाख पे आएगा। अपन ने क्या बोला, 7,50,000 तक का जो कंट्रीब्यूशन है उसी का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। सर जो ऊपर 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कर रहा है कंट्रीब्यूट, उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो भी तो टैक्सेबल करेंगे ना अपन। वो कैसे करेंगे वो देखना आप, वो कैसे करने वाले वो देखना आप। देखो क्या लिखा है, एनुअल एक्रिएशन यानी कि इंटरेस्ट, एनुअल एक्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ एसपीएफ और एनपीएस इन एक्सेस ऑफ रुपीज 7,50,000, जो एक्स्ट्रा वाला पैसा ना 7,50,000 से, उस पर जो ब्याज मिलेगा, जो एनुअल एक्रिएशन होगा, जो बढ़ेगा वो पैसा, उस पर कैसे टैक्सेबल करेंगे उसको वहां पे हम जानेंगे। कैसे करेंगे सर, इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दे रखा है, टीपी इज इक्वल टू पीसी डिवाइड बाय 2 इंटू आर प्लस पीसी1 प्लस टीपी1 इंटू आर। क्या है सर, मेरी बात समझना, टीपी का मतलब क्या होता है, टैक्सेबल परक्विजिट फॉर द करंट प्रीवियस ईयर, इस साल का टैक्सेबल परक्विजिट कितना आएगा वो अपने यहाँ पे टीपी में निकालेंगे। पीसी का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ रुपीज 7,50,000 इन करंट फाइनेंशियल ईयर, इस साल में 7,50,000 से ज्यादा उसने क्या कंट्रीब्यूट किया है वो अपन यहाँ पे पीसी ले लेंगे। सर पीसी1 क्या होता है, पीसी1 का मतलब होता है 1/4/2020 से 1/4/2020 से एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एक्सेस ऑफ रुपीज 7,50,000 इन प्रीवियस ईयर्स कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 एक्सक्लूडिंग करंट फाइनेंशियल ईयर। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे क्या हुआ ना सर, इसमें बोला, यहाँ इन्होंने बोला कि सर 7.5 लाख रुपए से ज्यादा इस साल में क्या कंट्रीब्यूट किया उसको बोल देंगे पीसी। 1/4/2020 से लेके अभी तक, इस साल को छोड़ दीजिए जिस साल का आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो अभी, क्योंकि आपने उसको तो यहाँ पे ले लिया है, इस साल को छोड़ के पिछले सालों में 1/4/2020 से लेके पिछले यानी कि 31 मार्च 2025 तक, वहां तक आपने, आपके एम्प्लॉयर ने 7.5 लाख रुपए से ज्यादा कितना कंट्रीब्यूशन किया है हर साल। मान लीजिए वो 10-10 लाख करता है तो 2.5 लाख रुपए इंटू 5 ईयर्स, तो कितना उसने कंट्रीब्यूट किया वो यहाँ पे लिख दोगे आप। फिर कहता है सर टीपी1, टीपी1 क्या होता है, टीपी1 का मतलब होता है एग्रीगेट ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट ऑफ प्रीवियस ईयर्स कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। मेरी बात समझना, जो अपने यहाँ पे अपन टीपी निकालेंगे ना यहाँ पे, तो सर पिछले साल में भी आपने निकाला होगा, उसके पिछले साल भी आपने निकाला होगा, क्योंकि 7.5 लाख से आपने ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया होगा, तो पिछले 5 सालों का एग्रीगेट मिला के कितना टीपी बना था आपका, वो आपका होगा टीपी, वो आपका बन जाएगा टीपी1, वो आपका बन जाएगा टीपी1। सर आर क्या होता है, सर देखो अपने सब कुछ देख लिया, अपने पीसी देख लिया, पीसी1 देख लिया, टीपी1 देख लिया, अब बचा आर। आर क्या होता है, आर का मतलब होता है आई अपॉन एफ एवरेज, आई अपॉन एफ एवरेज। आई क्या होता है, अमाउंट ऑफ इनकम एक्रूड ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर इन आरपीएफ, एनपीएस और एएसएफ। सर इस साल में आपने आरपीएफ, एएसएफ या फिर एनपीएस से कितना कमाया, कितना आपने कमाया, वो वाला अमाउंट इस साल में, ओनली इस साल में, इसका डिवाइड कर दोगे एवरेज बैलेंस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन आरपीएफ, एनपीएस, एएसएफ ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। देखो मेरी बात समझना, फॉर एग्जांपल इस साल में आपने आरपीएफ वगैरह से जो पैसा कमाया वो कमाया 2 लाख रुपए, और ओपनिंग में जो आपके इन अकाउंट्स में बैलेंस था वो कितना सर, 50 लाख रुपीज था, और सर क्लोजिंग में कितना था सर, क्लोजिंग में सर 60 लाख रुपीज था। तो इन दोनों का अपन एवरेज ले लेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, कितना आएगा सर 55 लाख आ जाएगा। तो 2 लाख डिवाइड बाय 55 लाख इंटू 100, तो अपना जो आएगा 100 नहीं करेंगे, जो अपना आएगा वो आएगा आर, अपना क्या आएगा सर आर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे जो भी आएगा अपना वो क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे तो अपना टैक्सेबल परक्विजिट आ जाएगा। समझे मेरी बात को, इसका क्वेश्चन दे रखा है आपकी क्वेश्चन बैंक में, और अपने क्वेश्चन का एक सीरीज निकालेंगे, उसमें भी एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। अब देखो क्या लिखा है, समझ गए मेरी बात का, टैक्सेबल परक्विजिट कैसे निकालते हैं, पीसी इस साल में कितना आपने कंट्रीब्यूट एक्स्ट्रा करा है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर, आर मतलब इस साल में कितना कमाया, डिवाइड बाय ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का एवरेज, प्लस पीसी1 पिछले सालों में कितना एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट किया है, इस साल को छोड़ दीजिए, प्लस टीपी1 पिछले सालों में कितना टैक्सेबल हुआ है, इस साल को छोड़ दीजिए, इनटू वापस आर, तो आपका आ जाएगा टैक्सेबल परक्विजिट। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। चलो
अब बात करते हैं सर रेंट फ्री एकोमोडेशन का। रेंट फ्री एकोमोडेशन का बात करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तो गवर्नमेंट ने जितना आपका लाइसेंस फीस डिसाइड किया है वहां तक आपके हाथ में एग्जाम सॉरी टैक्सेबल एज पर द लाइसेंस फीस डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। जितना आपने गवर्नमेंट ने लाइसेंस फीस डिसाइड किया उतना आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी वाला एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अदर एम्प्लॉय की बात करें तो अगर एम्प्लॉयर खुद का घर है, अगर एम्प्लॉयर का खुद का घर है तो कितना अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल होगा? सैलरी का 5%, 7.5% और 10%। ये किस पर डिपेंड करता है सर? आपकी जनसंख्या पर, जहां पे रहते हो ना वहां का पॉपुलेशन कितना, उस पर डिपेंड करता है कि आपके हाथ में 5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा, 7.5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा या फिर 10% ऑफ सैलरी आपका टैक्सेबल होगा। अगर आपका पॉपुलेशन एज पर 2011 के सेंसस के हिसाब से 15 लाख तक है, जहां आप रहते हो वहां के सेंसस के हिसाब से 15 लाख तक पॉपुलेशन है, तो आपके केस में 5% ऑफ सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, रेंट फ्री एकोमोडेशन का पैसा। अगर लास्ट सेंसस के हिसाब से अगर आपका पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा अप टू 40 लाख तक है तो आपका 7.5% सैलरी का टैक्सेबल होगा। अगर पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है तो आपका 10% ऑफ सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय इन द नेम ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। समझे मेरी बात को? रेंट फ्री एकोमोडेशन के नाम पे आपका इतना अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयर क्या करता है ना, ये घर भाड़े पे लेके अपने एम्प्लॉय को देता है तो कितना अमाउंट एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा एज अ सैलरी? तो 10% ऑफ सैलरी, और जितना हायर चार्जेस पे कर रहा है एम्प्लॉयर, विच एवर जो लोअर आएगा ना उतना अमाउंट उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, समझे मेरी बात को? सर रेंट फ्री एकोमोडेशन मतलब भाड़ा नहीं लेके घर की फैसिलिटी दे रहा है। अलाउंस में पता क्या था? हाउस रेंट अलाउंस। घर आप कहीं भी भाड़े पे लो, हमको कोई मतलब नहीं है, हम तो आपको मंथली इतना रुपया देंगे, ठीक है। रेंट फ्री एकोमोडेशन में क्या होता है ना, आपका एम्प्लॉयर आपके लिए घर भाड़े पे लेके दे रहा है आपको। सर घर भाड़े पे लेके दे रहा है तो उसमें से कितना अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल करेंगे? तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो लाइसेंस फीस के हिसाब से हो जाएगा, पर अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो कितना अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल होगा? तो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा 5% ऑफ सैलरी। अगर घर एम्प्लॉयर का खुद का है तो 5% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी और 10% ऑफ सैलरी एज पर पॉपुलेशन, जितना आपका पॉपुलेशन है। अगर 15 लाख तक का पॉपुलेशन तो 5%, 15 से लेकर 40 लाख तक अगर पॉपुलेशन है तो 7.5%, अगर 40 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है आपकी सिटी का तो 10% ऑफ सैलरी आपका हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर सर एम्प्लॉयर आपके लिए घर किराए पे लेके आपको देता है तो जितना उसने भाड़ा दिया और 10% ऑफ सैलरी विच एवरेज जो लोअर आएगा उतना आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। सर एम्प्लॉयर ने आपके लिए होटल फैसिलिटी दिया है, आपको होटल में रहने का जो खर्चा है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है आपके लिए, तो कितना अमाउंट आपके हाथ में सैलरी का टैक्सेबल होगा? तो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा 24% ऑफ सैलरी, और जितना हायर चार्जेस पे किया है एम्प्लॉयर ने आपके लिए होटल में, विच एवरेज जो लोअर आएगा उतना आपके अमाउंट हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब कुछ कॉमन पॉइंट दे रखे हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए और होटल फैसिलिटी के लिए, देखना क्या लिखा है। इफ accommodation provided to employee for more than one previous year, then value of next previous year cannot be exceed from the amount of first previous year after adjusting cost index inflation। अब मेरी बात समझना, यहाँ क्या होता है ना, यहाँ पे बोला है कि फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट ईयर का रेंट था, रेंट फ्री एकोमोडेशन जो आपके हाथ में टैक्सेबल होता वो 5 लाख रुपए होता। आप बहुत हाई फाई जगह पर रहते हो जहाँ आपके हाथ में 5 लाख रुपए आपका टैक्सेबल हो गया, ठीक है, या फिर आपकी सैलरी हो जाता है। अगले साल में आपका कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? तो ऐसा नहीं कि अगले साल में बोल दे भाई मार्केट वैल्यू बढ़ गया, आपका सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ गया। फॉर एग्जांपल आपका सैलरी पहले था 50 लाख रुपए, तो उसका 10% आपका 5 लाख आपके हाथ में टैक्सेबल हो गया था, तो आपका सैलरी होगा 2 करोड़ रुपए। तो ऐसा नहीं कि 20 लाख रुपए टैक्सेबल कर देंगे। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर आपका एक से ज्यादा साल के लिए आपको घर मिलता है तो फर्स्ट ईयर में जो टैक्सेबल हुआ ना, सेकेंड ईयर में आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से आप एडजस्ट करोगे उसको, उतना ही अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल इंडेक्सेशन क्या होता है ना, अपन कैपिटल गेन में देखेंगे। इंडेक्सेशन का मतलब होता है, ऐसा बोल रखा है कि इस साल में ना आपका 100 रुपए 120 रुपए के बराबर है, और अगले साल में क्या होना आपका 100 रुपए 125 रुपए के बराबर है। तो आप क्या करोगे ना, इस 5 लाख जो 5 लाख रुपए आपके हाथ में है वो अभी क्या है सर 120 के बराबर है एक तरीके से, और अगले साल में 125 के बराबर होगा। तो इसका आप इंडेक्स निकाल लीजिए कितना आता है, इसका आप इंडेक्स निकाल लीजिए कितना आता है। तो अगर मैं भी कैलकुलेट करूँ तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 125 डिवाइड बाई 120 तो आएगा सर 5,20,833 52833। तो इतना ही आपके हाथ में टैक्सेबल होगा एज अ नेम ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, इससे ज्यादा आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं करेंगे। समझ गए मेरी बात को? सर अगर होटल का फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर ने 15 दिन के लिए ही दिया है आपको, मतलब आप कहीं जॉब छोड़ के आए हो
आप दूसरी सिटी में आए तो एम्प्लॉयर ने बोला आपके होटल का खर्चा हम देंगे 15 दिन का, उसके बाद आप अपना घर देख लेना, ठीक है। तो 15 दिन का खर्चा अगर एम्प्लॉयर ने दिया है तो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, वो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर 15 दिन से लंबा अगर होटल का खर्चा कंपनी देती है आपके लिए तो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा एज पर दिस कैलकुलेशन, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। सर आपके एम्प्लॉयर ने आपको मोटर कार का फैसिलिटी दिया है, गाड़ी का फैसिलिटी दिया है। सर आपने कहा ना अगर मूवेबल एसेट हमको यूज करने के लिए देते हैं, अगर हमको मूवेबल एसेट्स यूज करने के लिए देते हैं तो हमारे हाथ में ऐसा टैक्सेबल होगा। हाँ सर देंगे तो ऐसा टैक्सेबल होगा, बट ध्यान रखना यहाँ पे क्या लिखा है ना, मोटर कार के लिए अलग से एक पॉइंट दे दिया है, मोटर कार के लिए हमको अलग से एक पॉइंट दे दिया है। इसके अलावा कोई मूवेबल एसेट तो यूज करने के लिए दिया है, जैसे फर्नीचर वगैरह दिया है तो उसके हाथ में वैसा टैक्सेबल होगा, बट यहाँ पे अपन को अलग से मोटर कार के लिए एक पॉइंट दे दिया है। तो वहां पे आपने मोटर कार का नाम लिया था, वो हमने समझाने के लिए लिया था आपको, बट मोटर कार के लिए यहाँ पे अलग से एक पॉइंट अपन को दे रखा है। ध्यान रखना अगर आपको जो गाड़ी मिला है कंपनी की तरफ से, अगर आप फुल्ली उसको बिजनेस के यूज के लिए ही लेते हो तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, आपके हाथ में एक भी रुपया टैक्सेबल नहीं होगा। बट अगर आप उसको पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हो तो आपके हाथ में फुल्ली टैक्सेबल है। पर हम सर क्या करते हैं, क्या जब हम बिजनेस करते हैं तब तो उसको बिजनेस के लिए यूज करते हैं, जब हम घर पे आ जाते हैं उसको हम पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो क्या होगा ना, अगर आप उसको पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज करते हो, पार्टली उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो, तो आपके हाथ में कैसा टैक्सेबल होगा वो अपने यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब मेरी बात समझना, सर आपने कह दिया फुल्ली टैक्सेबल होगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, तो अगर मान लीजिए हमने उसको पर्सनल पर्पस के लिए पूरा यूज किया तो क्या सर गाड़ी की कॉस्ट तो 10 लाख रुपए है, तो क्या 10 लाख रुपए हमारे सैलरी में ऐड हो जाएगा कि नहीं बेटा। अगर आपने उसको फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया, अगर गाड़ी आपका एम्प्लॉयर का खुद का आपको यूज करने के लिए दिया है उसने, तो जितना गाड़ी का कॉस्ट है उसका 10% आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयर ने उसको भाड़े पे लाके दिया है तो सेम टू सेम वही जितना उसने भाड़ा चुका है वो आपके हाथ में एज ए सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको ड्राइवर का सैलरी देता है, रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा भी आपका अगर एम्प्लॉयर बियर करता है, तो जितना एक्चुअल में वो खर्चा पे करेगा उसका उतना आपका सैलरी में ऐड हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर सर हम गाड़ी को पर्सनल पर्पस और ऑफिस पर्पस दोनों के लिए यूज करते हैं, अगर आप दोनों के लिए यूज करते हो तो देखना पड़ेगा सर गाड़ी किसका है। गाड़ी अगर मेरा खुद का है, एम्प्लॉय का गाड़ी है और उसका रनिंग और मेंटेनेंस का चार्जेस एम्प्लॉय ही पे करता है, तो भाई अगर मेरी गाड़ी है, मैं खर्चा पे कर रहा हूँ, तो कौन सा अमाउंट सैलरी में टैक्सेबल होगा। क्या मेरे को फैसिलिटी मिल रही है एम्प्लॉयर से, कुछ नहीं मिल रही, तो कुछ भी अपने हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। बट सर गाड़ी मेरा है पर रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा अपना एम्प्लॉयर दे रहा है, रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा कौन दे रहा है सर, अपना एम्प्लॉयर दे रहा है। तो जितना मैंने रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा पे किया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5,000 रुपये पे किया पर मंथ का, फॉर एग्जाम्पल मैंने 5,000 रुपये पे किया है, इसमें से आप लेस कर दो 1,800 रुपये या फिर 2,400 रुपये, डिपेंड करता है आपकी गाड़ी का इंजन का पावर कितना है। अगर इंजन का पावर 1,600 सीसी तक है तो आप 1,800 रुपये पर मंथ का लेस कर दो। अगर आपका इंजन का पावर 1,600 सीसी से ज्यादा है तो 2,400 रुपया पर मंथ का यहाँ पे लेस कर दो। फॉर एग्जाम्पल अपन मानते हैं अपना गाड़ी का जो पावर है वो 1,600 सीसी से कम है, तो अपन 1,800 रुपये लेस कर देंगे। अब जो अमाउंट बच गया, जो अमाउंट बच गया कितना सर, 3,200 अपने हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। मेरी बात समझना, गाड़ी अपना है, गाड़ी अपना है पर रनिंग और मेंटेनेंस नहीं, पेट्रोल का पैसा अपना कौन देता है सर, एम्प्लॉयर देता है। तो सर एम्प्लॉयर अपने लिए पैसा पे कर रहा है तो अपने हाथ में कुछ सैलरी टैक्सेबल होगा ना, कितना होगा सर। तो गवर्नमेंट बोलती है कि कितना खर्चा उसने आपको दिया, सर उसने हमको हर महीने 5,000 रुपये वो हमको देता है, वो हर महीने हमको 5,000 रुपये देता है, ठीक है सर मान लिया। सर उसमें से गवर्नमेंट बोलती है अब भले आपका खर्चा पूरा 5,000 हो रहा हो आपके हाथ में, हमको कोई मतलब नहीं है, हम तो आपकी गाड़ी की कैपेसिटी के हिसाब से आपको एक फिगर लेस करने देंगे हमसे। अगर आपका गाड़ी का कैपेसिटी 1,600 सीसी से ज्यादा है तो 2,400 रुपये लेस कर दो, कम है तो आप 1,800 रुपये लेस कर दो। ये लेस करने का जो फिगर बच गया ना वो आपके हाथ में एज ए सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। कितना आपको एम्प्लॉयर ने दिया उसमें से हम जो बता रहे हैं वो लेस कर दो, बाकी वाला अमाउंट आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। सर गाड़ी एम्प्लॉयर का है, हमारा गाड़ी नहीं है, गाड़ी एम्प्लॉयर का है पर बाकी खर्चा हम चुका रहे हैं। खर्चा अगर आप चुका रहे हो, गाड़ी एम्प्लॉयर का है, तो 600 रुपये या फिर 900 रुपये पर मंथ आपके हाथ में क्या हो जाएगा सर, टैक्सेबल हो जाएगा। सर 600 रुपये और 900 रुपये ये डिपेंड करता है आपकी गाड़ी की कैपेसिटी पे। अगर 1,600 सीसी तक की गाड़ी है तो 600 रुपये पर मंथ आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर 1,600 सीसी से ज्यादा का गाड़ी है तो आपके 900 रुपये आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा पर मंथ का। सर गाड़ी एम्प्लॉयर का है, खर्चा भी एम्प्लॉयर ही दे रहा है, तो 1,800 रुपये या फिर 2,400 रुपये पर मंथ आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। सर वो डिपेंड करेगा गाड़ी की कैपेसिटी पे। अगर 1,600 सीसी से कम का गाड़ी है तो सर 1,800 रुपये पर मंथ आपके हाथ में एज ए सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपका गाड़ी का कैपेसिटी 1,600 सीसी से ज्यादा है तो आपके हाथ में 2,400 रुपये पर मंथ का आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा एज ए सैलरी। चलो सर अगर एम्प्लॉयर ड्राइवर वगैरह भी प्रोवाइड करता है तो 900 रुपये पर मंथ उसके हाथ में आल्सो टैक्सेबल हो जाएगा एम्प्लॉय के हाथ में, कि भाई तेरे को हमने ड्राइवर दिया है तो 900 रुपये पर मंथ तेरी सैलरी में ऐड कर ले। समझ गए मेरी बात को। ड्राइवर का सैलरी चाहे कितना भी दे रहा हो फिर एम्प्लॉयर, हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो अपनी सैलरी में 900 रुपये पर मंथ उसका ऐड कर लेना है, उस पर हमको टैक्सेबल हो जाएगा वो अमाउंट।
अगर सर एक से ज़्यादा गाड़ी प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा चाहता है, उसको एक से ज़्यादा गाड़ी मिलती है, ऑफिस और पर्सनल पर्पस दोनों के लिए यूज़ कर रहा है, देन ओनली वन एज्यूम फॉर बोथ पर्पस। उसमें से दोनों गाड़ियों में से एक गाड़ी को कोई भी चाहे तो मान सकता है कि ये मैं ऑफिस के लिए भी यूज़ करता हूँ और पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज़ करता हूँ, उसके लिए ये वाले रूल्स लग जाएंगे। बाकी जो दूसरी गाड़ी है, वो टोटली उसका पर्सनल पर्पस के लिए मानी जाएगी, वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। वो कैसे टैक्सेबल होगी सर? यहाँ पे 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, या फिर उसने हायर करके दिए तो हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। चलो अगला, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दिया है फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, मतलब बस वगैरह का ऐसा फैसिलिटी उसने दे रखा है। अब देखो, या फिर एरोप्लेन से या रेलवे से उसको ट्रांसपोर्ट करवाता है, मतलब एम्प्लॉय को लेके आता है वहां से ऑफिस तक, या फिर कहीं भी उसको फैसिलिटी अवेलेबल कराता है, तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। बट फॉर अदर एम्प्लॉइज, देखो मेरी बात समझना, क्या हुआ ना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दिया घर से ऑफिस या फिर कहीं भी क्लाइंट के बेस पे जाने के लिए, तो अगर वो एम्प्लॉय कहाँ का एम्प्लॉय है सर? एयरलाइन का एम्प्लॉय है, एयर इंडिया वगैरह का एम्प्लॉय है, फिर रेलवे का एम्प्लॉय है। तो अगर ये दो टाइप का एम्प्लॉय है, अगर मतलब जैसे देखो एयरलाइन में अगर जो बंदे काम करते हैं ना, वो होस्टेजेस, क्या नाम है उसका, होस्टेज बोलते हैं ना उसको, हाँ होस्टेज नहीं बोलते सर उसको, पता नहीं कुछ बोलते हैं ना कुछ बोलते हैं उसको, जो लेडीज़ काम करती है, वो आपके लिए ड्रिंक लेके आती है या फिर आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती है, हाँ वो अगर होती है, अगर वो जो करे, वो तो उनका काम ही क्या है, पूरे दिन हवाई जहाज में घूमना उसका काम है। अगर उसका घूमने का अगर पैसा आप उसकी सैलरी में ऐड कर दोगे, टैक्सेबल कर दोगे, तो वो क्यों ही घूमेगी यार। तो गवर्नमेंट बोलती है जो रेलवे में काम करते हैं या फिर जो एरोप्लेन वगैरह में काम करते हैं ना, इन बंदों का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, मतलब जो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, उनका जो खर्चा आएगा ना, वो एग्जेम्प्ट है, वो हम टैक्सेबल नहीं करेंगे क्योंकि उनका काम ही वही है। पर जो अदर एम्प्लॉयज के लिए आप जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रहे हो, वो उनके हाथ में पूरी टैक्सेबल हो जाएगी, जितना उसका फेयर बनता है वो उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। चलो नेक्स्ट, एजुकेशन फैसिलिटी दे दिया आपने, या तो आप एम्प्लॉय को पढ़ा रहे हो या उसके बच्चों को पढ़ा रहे हो, या तो आप एम्प्लॉय को पढ़ा रहे हो या उसके बच्चों को पढ़ा रहे हो। अगर आप एम्प्लॉय को पढ़ा रहे हो तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, क्योंकि आपके धंधे के लिए काम आएगा कभी ना कभी। पर अगर आप उसके बच्चों को पढ़ा रहे हो तो 1000 रुपये पर मंथ तक का एग्जामेशन मिलेगा आपको, जितना अमाउंट उसके लिए पे कर रहे हो। फिर आप उसके लिए आप ट्यूशन फीस 2000 रुपये पे कर रहे हो, तो 1000 रुपये उसके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 1000 रुपये एज ए सैलरी एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जेम्प्ट ओनली व्हेन एम्प्लॉयर इज ओनर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये 1000 रुपये का एग्जेम्पशन कब मिलेगा? जब उसके बच्चे उसके एम्प्लॉयर के ही इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, उसके एम्प्लॉयर के ही इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं जहां से उसके एम्प्लॉयर ने टाई अप कर रखा है। अदरवाइज किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर किसी और स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वहां के फीस आपका एम्प्लॉयर पे करता है, तो पूरा का पूरा आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। सर उसके रिलेटिव को पढ़ा रहे हैं एम्प्लॉय के, फुल्ली टैक्सेबल। भाई बच्चे को छोड़ सकते हैं, तेरे को छोड़ सकते हैं, बाकी रिलेटिव को हम नहीं छोड़ सकते हैं यहाँ पे। सर गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर सप्लाई का बिल वगैरह आपका एम्प्लॉयर पे करता है, ऐसी फैसिलिटी अगर आपको मिलती है तो आपके हाथ में फुल्ली टैक्सेबल है, वो आपके हाथ में क्या सर? फुल्ली टैक्सेबल है। एनी अदर प्रिक्विजिट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। इसके अलावा अगर आपको कोई भी फैसिलिटी मिलता है तो आपके हाथ में फुल्ली टैक्सेबल है। समझ गए सर? पता है यहाँ स्टार मार्क कर रखा है सर, जहाँ पे आपने यहाँ पे कर रखा है ना आपने, ये @ मार्क कर रखा है यहाँ पे, 1 2 3, ये जो 3 4 फैसिलिटी है ना, ये तभी आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। दिस प्रिक्विजिट टैक्सेबल ओनली व्हेन केस सैलरी मोर देन सच अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। सर मेरी बात समझना, ये कह रहे हैं जो कह रहे हैं ना फुल्ली टैक्सेबल है, ये फुल्ली जो टैक्सेबल है, ये आपके हाथ में तभी फुल्ली टैक्सेबल होगा जब आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो। सर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है? सर जिनका सैलरी पूरे साल में 4 लाख रुपए से ज्यादा है, वो आपका स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा, उसी के हाथ में ये पूरा प्रिक्विजिट टैक्सेबल होने वाला है, जो यहाँ पे @ अपने मार्क कर रखा है। टैक्स फ्री प्रिक्विजिट की बात करते हैं सर, इन प्रिक्विजिट पे आपका टैक्स नहीं लगता है। आपका टेलीफोन का बिल दे दिया, आपका मोबाइल का बिल दे दिया, स्कॉलरशिप दे दिया आपके एम्प्लॉय के बच्चों को, नॉन मॉनेटरी प्रिक्विजिट पे एम्प्लॉयर ने टैक्स पे कर दिया, गुड्स सोल्ड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एट रीजनेबल रेट, इन पर कोई टैक्स। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट में आप 15 रुपये में बेचते हुए पेन आपने एम्प्लॉय को 10 में बेचा तो 5 रुपये उसका सैलरी में ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। या फिर आपने उसका पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी करवा दिया तो उसके हाथ में आपका कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, सैलरी से डिडक्शन की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है अगर आप 115 BSc ऑप्ट करते हो, अगर आप 115 BSc ऑप्ट करते हो तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 75,000। मतलब आप जो भी सैलरी का कैलकुलेशन करोगे ना, लास्ट में आके आप 75,000 उसमें से लेस कर दोगे। अगर आप नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स पे करते हो तो आपको 50,000 का यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस का बात करते हैं तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इसका अलाउंस मिलता है।
उसका डिडक्शन मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर अदर एम्प्लॉइज को इसका एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है कंपनी से तो वो उनके हाथ में फुल्ली टैक्सेबल है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है तो इसमें से उनको कितना एग्जेम्पशन मिलेगा, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी 5,000 रुपीज और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड विच एवरी जो लोअर आएगा ना उतना उसके हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उतना उसके हाथ में क्या हो जाएगा सर, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स का बात करते हैं। अगर एम्प्लॉयर पे करता है, अगर एम्प्लॉयर पे करता है आपका प्रोफेशनल टैक्स, आपका एम्प्लॉयर पे करता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको सैलरी में ऐड कर दोगे, उसके बाद उसका सेक्शन 16 में उसका डिडक्शन ले लोगे। मेरी बात समझना, अगर आपका सैलरी कितना सर 4 लाख रुपीज है, ठीक है, आपके एम्प्लॉयर ने आपके लिए 20,000 रुपये का प्रोफेशनल टैक्स पे कर दिया है, तो आप क्या करोगे, आपके एम्प्लॉयर ने पे किया है तो आप पहले उसको सैलरी में ऐड करोगे, क्योंकि आपको एम्प्लॉयर ने अलग से एक फैसिलिटी दिया है, उसका आपका टैक्स पे किया है, तो आपका इनकम कितना आएगा सर 4,20,000, उसमें से फिर आप 20,000 लेस कर दो एज ए प्रोफेशनल टैक्स, तो आपके हाथ में 4 लाख रुपये टैक्सेबल होने वाला है। बट सर प्रोफेशनल टैक्स आप खुद पे करते हो, तो आपका सैलरी कितना था सर, हमारा सैलरी था सर 4 लाख रुपीज, इस 4 लाख में से हमने 20,000 का प्रोफेशनल टैक्स पे कर दिया, तो हमारे हाथ में सैलरी कितना आएगा सर 3,80,000, 3,80,000 अपना सैलरी रहेगा। पर इसका अपन को डिडक्शन नहीं मिला, अपने हाथ में इनकम कितना टैक्सेबल हो रहा है सर, हमारे हाथ में इनकम टैक्सेबल हो रहा है 4 लाख रुपीज। तो गवर्नमेंट बोलती है यहाँ पर आपको वापस ऐड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सर आपकी सैलरी में से वैसे ही कम हो चुका है वो अमाउंट, तो आपको ऐड करने का जरूरत नहीं है वापस से, वरना आपका डबल ऐड हो जाएगा, क्योंकि आप पहले से ऐड है आपका प्रोफेशनल टैक्स आपके सैलरी में, फिर आप हम डबल ऐड करवाएंगे, फिर आपको एक डिडक्शन देंगे तो आपके हाथ में प्रोफेशनल टैक्स टैक्सेबल हो जाएगा। इसलिए हम आपको बोलते हैं आप डायरेक्टली उसका क्या ले लो, डिडक्शन ले लो। देखो मेरी बात सुनो, आपकी सैलरी है 50,000 रुपये, ठीक है, आपका सैलरी 50,000 रुपये, आप कहते हो मैंने होटल का बिल पे कर दिया 5,000 रुपये, ठीक है, तो आपकी सैलरी में से ही गया ना वो बंदा, 5,000 रुपये आपकी सैलरी में से गया, बट आपकी सैलरी 50,000 रुपये, आपका होटल का बिल 5,000 रुपये आपके एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, तो आपका सैलरी कितना हो गया सर 55,000 हो गया ना, हमारा सैलरी 55,000 हो गया। तो गवर्नमेंट बोलती है अगर 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 आपका 50,000 का सैलरी है और 5,000 रुपये आपका एम्प्लॉयर पे करता है, तो आपका पहले आपको ऐड करवाएंगे, 55 करवा दिया, फिर लेस करवा देंगे आपका 5 रुपये, तो आपका हाथ में टैक्सेबल होगा 50 रुपीज। जो प्रोफेशनल टैक्स था पहले ऐड करवाया फिर लेस करवा दिया, बट आपने को जो अभी 50 मिला, आपने इसमें से 5,000 रुपये होटल वाले को पे कर दिया है, तो आपको डिडक्शन देना है ना, अब तो सिर्फ कम ही करना रह गया 5 रुपये, तो आपका यहाँ पे सीधा 5 रुपये कम कर देंगे, तो यहाँ पे आपके हाथ में कितना बचा, आपके हाथ में बचेगा 45 रुपये टैक्सेबल आपके हाथ में। समझा मेरी बात को, मेरी बात को समझे आप लोग? सर नहीं समझे, चलो मैं समझाता हूँ। सर एग्जाम्पल क्या हुआ ना, आपका एम्प्लॉयर आपके लिए कोई बिल पे करता है, आपका सैलरी एम्प्लॉयर आपको देता है 50 रुपये देता है, प्लस 5 रुपये आपका बिल पे कर देता है, तो आपके लिए एम्प्लॉयर का आपका सैलरी कितना हो गया 55 रुपीज़, और ये 5 रुपये है प्रोफेशनल टैक्स। गवर्नमेंट बोलती है 5 रुपये आपने एम्प्लॉयर ने आपके लिए पे किया है, आप अपनी सैलरी में ऐड कर लो, हमने कर लिया सर, इसका आप डिडक्शन ले लो 5 रुपये का, तो आप कहते हो 50 रुपये टैक्सेबल होगा। अब सेकंड थिंग, एम्प्लॉयर आपके लिए पे नहीं करता है, एम्प्लॉयर आपको सीधा 55 रुपीज़ दे देता है, ये पकड़ 55 रुपये प्रोफेशनल टैक्स जाने और तू जाने, यहाँ पे अपन कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। क्यों सर, हमको 5 रुपये प्रोफेशनल टैक्स पहले मिल गया ना, पहले से ऐड है अपनी सैलरी में, पहले से ऐड है, हमको सीधा डिडक्शन मिलेगा 5 रुपये का यहाँ पे, तो अपने हाथ में सिर्फ 50 रुपये वापस टैक्सेबल हो जाएगा। समझे मेरी बात को, समझे मेरी बात को? अब पढ़ना क्या लिखा है सर, अगर एम्प्लॉयर पे करता है, अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो क्या होगा ना, पहले अपन उसको सैलरी में ऐड करेंगे, उसके बाद उसका डिडक्शन लेंगे, बट अगर अपन खुद ही पे करते हैं तो डायरेक्टली हम उसका डिडक्शन लेंगे, हमारे सैलरी में पहले से वो ऐड रहेगा। सर एरियर्स ऑफ सैलरी का बात करते हैं, एरियर्स ऑफ सैलरी का बात करें तो सर हमको पुरानी सैलरी अभी मिली है, एक बात बताओ ना सर, एरियर्स ऑफ सैलरी अगर पुरानी सैलरी हमको अभी मिली है तो पता है अभी का टैक्स रेट दूसरा होगा, उस समय जब सैलरी मिल जाती है तो वहाँ पे टैक्स रेट दूसरा था, मान लो वहाँ पे टैक्स हमारा कम लगता, अभी हमारा टैक्स ज़्यादा लग रहा है रिसीव्ड बेसिस पे, तो गवर्नमेंट बोलती है हम आपको एग्जम्पशन देते हैं, एक रिलीफ देते हैं। कैसे देंगे सर, पहले आप क्या करोगे ना, कैलकुलेट टोटल टैक्स ऑन टोटल इनकम, मतलब जो एरियर्स आपका सैलरी मिला है प्लस जो आपका नॉर्मल सैलरी है, दोनों को ऐड करके आप क्या निकालोगे, टैक्स निकालोगे। फिर आप एक्सक्लूडिंग एरियर्स अपने इनकम पे टैक्स निकालोगे, इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लोगे स्टेप 3 में, इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लोगे। स्टेप 4 में आप क्या करोगे, टोटल इनकम पे आप टैक्स निकालोगे उस साल का, जिस साल का आपको एरियर्स मिला है। फॉर एग्जांपल आपको 22-23 का एरियर्स अभी मिला है, तो अभी इस साल में आप क्या करोगे, 22-23 का जो एरियर है और जो इस साल का इनकम है, दोनों का जोड़ के टैक्स निकाला, फिर एरियर को हटा के टैक्स निकाला, इन दोनों का डिफरेंस निकाला टैक्स का अपने। अब स्टेप 4 में अपन क्या करेंगे, इस साल का जो 22-23 का जो इनकम है उसमें उस एरियर को जोड़ के उस साल का टैक्स निकालेंगे, उस साल की रेट के हिसाब से। कैलकुलेट टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ द ईयर फॉर विच एरियर वो रिसीव्ड इंक्लूडिंग एरियर ऑफ सैलरी, और उस साल का अपन जो टैक्स निकालेंगे एक्सक्लूडिंग एरियर, उन दोनों का अपन डिफरेंस निकालेंगे। समझ गए मेरी बात को? फिर अपन क्या करेंगे सर, जो स्टेप 3 में अपना जो डिफरेंस आया,
तो स्टेप 7 में जो अपना डिफरेंस आया उन दोनों का अपन डिफरेंस निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा सर, रिलीफ आ जाएगा, इतना आपको टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना सर, आपको 22-23 का भी एरियर मिला था, ठीक है, 22-23 का आपको एरियर मिला था, तो 22-23 में आपका इनकम कितना था सर, 15 लाख रुपए था। हमने उस साल में कितना पे किया, उस साल में हमने 2 लाख रुपए का टैक्स पे किया था, ठीक है। अब 25-26 में अपन को क्या मिल गया सर, एरियर्स ऑफ सैलरी मिल गया। इस साल हमारा इनकम कितना था सर, 20 लाख रुपए, और हमको एरियर मिला है पिछले साल का 10 लाख रुपए। अब बात करते हैं सर, हमारा इस साल में 30 लाख पे हमको टैक्स पे करना है, कितना पे किया सर हमने, हमने किया सर 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए हमने यहाँ पे टैक्स पे कर दिया। अब अपन क्या करेंगे ना, पहले इस साल में अपन टैक्स निकालेंगे दोनों को जोड़ के, सर 6 लाख रुपए निकाल लिया सर, ओनली 20 लाख पे निकालेंगे सर, अपना आया 4 लाख रुपए, ओनली 20 लाख पे हमारा टैक्स आया सर 4 लाख रुपए, ठीक है। चलो अब इन दोनों का अपन डिफरेंस निकाल देंगे सर, 2 लाख रुपए हमको टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ा एरियर्स की वजह से, एरियर की वजह से हमको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ा, हमारा इनकम बढ़ गया इस वजह से। सर हम करेंगे 22-23 का टैक्स निकालेंगे इंक्लूडिंग एरियर, मतलब 15 लाख रुपए प्लस 10 लाख रुपए दोनों को जोड़ के टैक्स निकालेंगे, तो 22-23 का अपन टैक्स निकालेंगे 15 + 10 यानी कि 25 लाख पे। 25 लाख में से टैक्स कितना आया अपना सर, 25 लाख पे हमारा टैक्स आया था, यहाँ पे आया सर 4,50,000 रुपए सर, 4,50 नहीं सर, 4,50 नहीं 3,50, हाँ बिल्कुल 3,50,000 रुपए हमारे यहाँ पे टैक्स आया था, ठीक है। अब मेरी बात समझो सर, एक्सक्लूडिंग एरियर कितना टैक्स था सर, 2 लाख रुपए था, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे अपन, कितना सर, एरियर की वजह से हमको 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता, अगर उस साल हमको एरियर मिल जाता तो ये उस साल की रेट के हिसाब से निकाला अपन ने। सर इस साल में 25-26 में अपन ने एरियर हमको मिला, तो उसकी वजह से हमको 2 लाख रुपए टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, अगर यही एरियर हमको 22-23 में मिल जाता तो हमको सिर्फ 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता, तो इस साल में हमको एरियर मिला, इसकी वजह से हमारा 50,000 रुपए का घाटा हो गया। तो गवर्नमेंट बोलती है, मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट बोलती है एक काम करो ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है 50,000 रुपए, वो हमको नहीं चाहिए, वो हम आपको रिलीफ देते हैं अंडर सेक्शन 89। ये होता है, इसका क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन बैंक में, जब अपन क्वेश्चन वाला सीरीज सोल्व करेंगे ना, जो मैं आपके लिए यूट्यूब पे लेके आऊंगा, उसमें अपन इस क्वेश्चन को आराम से देखेंगे, ठीक है। चलो अभी आपका कंसेप्चुअल रिवीजन पूरा हो चुका है, और सर सैलरी के क्या क्या मीनिंग है वो यहाँ पे मैंने दे रखा है। एचआरए के केस में एचआरए, आरपीएफ, रिटेंचमेंट कॉम्पनसेशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में आपका जो सैलरी का मीनिंग है वो क्या लेंगे आप, बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स वाला प्लस परसेंटेज टर्नओवर कमीशन, ग्रेचुइटी अगर कवर्ड होते हो आप तो लेटेस्ट सैलरी पर मंथ प्लस लेटेस्ट डीए, अगर आप सर ग्रेचुइटी कवर्ड नहीं होते हो या फिर लीव ट्रेवल कंसेशन, लीव एनकेशमेंट का बात करें तो सर एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, एवरेज सैलरी, एवरेज डीए ऑफ लास्ट 10 मंथ इन टर्म्स वाला, और एवरेज टर्नओवर कमीशन इन लास्ट 10 मंथ एवरेज लेंगे उसका भी। ध्यान रखना ग्रेचुइटी के केस में अपन क्या करेंगे ना, जिस साल में अपन रिटायर होते हैं, जिस महीने में अपन रिटायर होते हैं उस महीने की सैलरी को अपन कंसीडर नहीं करते इस कैलकुलेशन में, बट लीव एनकेशमेंट में अपन उस महीने की सैलरी को भी कंसीडर करेंगे। हाउस एंड होटल फैसिलिटी का बात करें तो उसके केस में सैलरी का मीनिंग सबसे अलग है, उसके केस में सैलरी का मीनिंग सबसे अलग है, उसमें अपन सब कुछ लेते हैं एक्सक्लूडिंग परक्यूजिट, एक्सक्लूडिंग परक्यूजिट अपन सब कुछ लेते हैं, बेसिक डीए इन टर्म्स वाला, बोनस एंड कमीशन, टैक्सेबल अलाउंस और ओनली मॉनेटरी इनकम, सारी मॉनेटरी इनकम एक्सक्लूडिंग परक्यूजिट। परक्यूजिट को छोड़कर हम सबको यहाँ पे क्या लेना है, सैलरी की मीनिंग में लेने वाले हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस के केस में हम ओनली बेसिक सैलरी को लेते हैं। यहाँ आके अपना सैलरी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो आप मेरे को बताओगे सर रिवीजन लेक्चर आपको कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, और लाइक कमेंट से क्या मिलता है सर, मोटिवेशन मिलता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए थैंक यू, बाय।